हेलो एंड वेलकम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी नेशनल साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द ईयर 2018 एंड 19 लेवल 1। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले साल यानी पिछले सालों में जैसे 2018 में पूछे गए हैं उसके सोल्यूशन देखेंगे और जो है अपने जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करते चलेंगे। सो दिस इज योर बायोलॉजी टीचर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास K टिल 12। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कहानी जिन्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो क्वेश्चन देखोगे, यहाँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कोई ऐसा टेबल दिखेगा तो कोई अजीब अजीब से डायग्राम्स दिखेंगे या फिर फ्लो चार्ट होगा या फिर कह सकते हैं वेन डायग्राम। तो कोई बात नहीं, हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे हर क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, टेबल दिया है और उसी के 4 ऑप्शंस पूछे हैं, तो इन ऑप्शंस में से ऑफ कोर्स एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा और बाकी 3 गलत होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई क्रॉप्स X and Y from the given table and select the correct option regarding them। तो ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल दिख रहा है, किस पे बेस्ड है, टेबल पे बेस्ड है एक। अब टेबल में आपको दे दिए गए हैं X and Y। जब भी क्वेश्चन पढ़ो देखो, क्योंकि अभी हमने जो MCQs पहले देखे थे उसमें क्या होता है, चैप्टर खत्म हुआ तो चैप्टर के बाद उसके MCQ, तो कितना कहीं ना कहीं दिमाग में एक साइड में रहता है कि भाई ये तो ना इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं वही कहानी आएगी। बट व्हेन यू आर एक्चुअली गिविंग द पेपर, एक्चुअली पेपर दोगे तो ऐसा कुछ हेडिंग तो आएगा नहीं चैप्टर का, कहीं से भी मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उस क्वेश्चन की हर डिटेल को थोड़ा ध्यान से देखना, मिल जाएगा वहीं मिल जाएगा आंसर। क्रॉप्स कहाँ है, आंसर तो खैर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पर इतना है कि जो आपकी टाइम मशीन है ना, हमारे साथ एक टाइम मशीन होती है। कौन सी टाइम मशीन? ये जो दिमाग है ना, इसको वहाँ लेके जाना पड़ता है कि हमने कब क्या पढ़ा था। तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपको इतना पता चल गया कि मैम हमें टाइम मशीन कहाँ ले जानी है। अगर क्रॉप्स लिखा है तो क्रॉप वाला चैप्टर याद कर लो ना, कौन सा था क्रॉप वाला चैप्टर, वो देखो। अब क्रॉप्स पे बेस पे हमने देखी थी सीजन के हिसाब से क्रॉप्स, कुछ याद आया कि नहीं? बिल्कुल आया, सीजन के हिसाब से कुछ क्रॉप्स देखी थी। अब सीजन क्यों कहा? क्योंकि मैंने टेबल में से एक लाइन पढ़ ली। क्या लाइन पढ़ ली? कि दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन हॉट एंड वेट कंडीशंस। कंडीशन यानी सीजन की बात थी, तभी मैंने सीजन बोल दिया। ओके, डोंट वरी, ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ आपके जैसे ही सॉल्व करते हुए जाऊंगी। क्लियर? सो X and Y दिया है, X and Y वेरिएबल्स हैं, इनकी जगह कुछ आंसर आएगा। लेट्स सी X के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर सेज दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन हॉट एंड वेट कंडीशंस। X के लिए है ये कि ये क्रॉप्स ऐसी हैं जिन्हें हॉट और वेट कंडीशन में हम ग्रो करते हैं। वेट कंडीशन यानी वेट कंडीशन कब होती है? अरे वेट की कंडीशन, गीला कब होता है? जो ज़मीन है, बाहर रोड है, कब गीले होते हैं? जब बरसात होती है। बोलते मैम हम घर से पानी जब बाहर फेंकते हैं तब होता है। अरे नॉर्मली कब होता है? जब बरसात होती है, रेनी सीजन। तो विच मीन्स ये जो X क्रॉप है, कहना चाह रहे हैं सीधी भाषा में कि रेनी सीजन में ग्रो करी जाती है। ऑन द अदर हैंड जब हम Y को देख रहे हैं, यहाँ फीचर दिया है दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन कोल्ड एंड नियरली ड्राई कंडीशंस। कोल्ड यानी क्या? वही विंटर वाला सीजन, सर्दियों वाला मौसम, बहुत सारे जैकेट्स हम पहनते हैं। तो यहाँ पे Y जो ग्रो होता है दैट इज ग्रोन इन कोल्ड कंडीशन। तो क्लियरली 3 जो मेन सीजन्स हम देखते हैं, 3 मेन सीजन्स जिनके बेसिस पे हमने क्या देखी हैं, क्रॉप्स देखी हैं, क्या नाम है उनके? थोड़ा याद करो ना, क्या नाम है उनके? 3 ही तो क्रॉप्स देखी हैं। अरे आज ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, बनाओ। 3 क्रॉप्स देखी हैं, ये आएगा ही नहीं। चलो, बोल रहा है कि रेड पेन मुझे ही यूज करो, ठीक है। कौन सी 3 क्रॉप्स देखी थी? राबी, खरीफ और जैद। देखो इजीली मैं तो ना बिना पूछे ही तुम लोगों को सब बता देती हूँ। अब यहाँ क्लियरली बता दिया कि राबी, खरीफ और जैद ये 3 क्रॉप्स हैं। ये 3 क्रॉप्स किस बेसिस पे? वही सीजन, नाम बोला ना, सीजन, मौसम, उनके बेस पे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट राबी, राबी इज बेसिकली कौन से सीजन की क्रॉप? ये है हमारी विंटर सीजन की क्रॉप। यहाँ क्यों देखते चलेंगे, यहाँ अगर एक बार देख लिया ना तो बस रिवीजन हो जाएगा बहुत जल्दी, टाइम मशीन जल्दी दौड़ने लगेगी। अरे हाँ मैम याद आ गया, राबी विंटर सीजन की क्रॉप है, खरीफ रेनी सीजन की क्रॉप है। ऑन द अदर हैंड जैद इज वही गर्मी वाला सीजन, समर सीजन। तो 3 मेन जो सीजन्स हम कहते हैं उनकी क्रॉप्स हमें दिख गई, विच मीन्स कि ये क्रॉप जो है इन्हीं सीजन्स में ग्रो करी जाती हैं, विंटर, रेनी एंड समर। क्लियर?
अब इन्हीं में एग्जाम्पल्स आएंगे। क्या आएंगे इन्हीं में? एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल्स हर बार मैं कहती हूँ, इस बार भी कहूँगी, बायोलॉजी में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको समझ के ज़रा याद कर लिया करो। जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के नाम हैं, डायग्राम्स हैं, डायग्राम के लेबल्स हैं, बिल्कुल फिट बैठने चाहिए, ओके, भूलना नहीं है उन्हें। तो राबी है, अब राबी विंटर सीजन क्रॉप है, तो इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, वीट, गेहूँ वगैरह देखते हैं, लिनसीड देखते हैं, ग्राम देखते हैं, ओके, ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? राबी में। इवन पी देखते हैं, पी यानी मटर, ओके। कुछ ही एग्जाम्पल्स थे ये मेन, वैसे तो बहुत आते हैं। अब खरीफ में क्या देखते हैं हम? यहाँ पे यूजुअली वो क्रॉप्स रेनी सीजन में जो ग्रो करें, पैडी और क्या हो गई, कॉटन, और ग्राम में ग्रीन ग्राम वगैरह हम इधर देखते हैं, एंड इवन पीजन पी। अब पी और पीजन पी में फ़र्क क्या है? पी देखो मटर है, तो पीजन पी अरहर है, हिंदी में पीजन पी को अरहर कहते हैं। तो अब ये कंफ्यूज मत होना कि पीजन पी लिख दिया, पी दिख गया तो हम उसको राबी में डालते हैं। अरे पूरा नाम देखना, सिर्फ पी हो तो राबी में आएगी, पीजन पी हो तो खरीफ में। और जैद, अरे समर सीजन वाला है, इसके नाम लिखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। समर्स में जो हम टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाते हैं, क्यूकम्बर मस्त मसाला वगैरह लगा के, मेलन, मेलन वही सारे, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ओके। तो ये क्या थी सीजन के बेस पे क्रॉप। अगर ये समझ गए तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 मिनट में एक्स और वाई बता दोगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? दीज क्रॉप्स आर सोन इन बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। देखो कह दिया रेनी सीजन जून जुलाई। एग्जाम्पल क्या है? दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर। तो दीज क्रॉप्स कौन है ये रेनी सीजन की क्रॉप्स? एक्स विल बी खरीफ। एक साइड लिख लेंगे, फिर आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या पूछा है। तो एक्स क्या हो जाएगी हमारी? खरीफ। एंड लेट्स कम टू वाई का सेकंड पॉइंट क्या है? दीज क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर नवंबर, सर्दी का मौसम है ना, एंड व्हेन मॉनसून इज रिट्रीटेड। दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल, तो विच मीन्स दीज आर विंटर सीजन की क्रॉप। अरे विंटर सीजन क्यों लिख रही हूँ? राबी लिखना है, राबी, ओके। तो एक्स हो गया खरीफ, वाई है राबी। ये क्या किया हमने? ये हमने फर्स्ट स्टेप अचीव किया। अब बोलोगे मैम क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिखा था कि ये करना है वो करना है, तो यही तो हम सीख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो क्या है, देयर इज़ अ पैटर्न एंड वी शुड लर्न दैट पैटर्न, क्योंकि पहली बार में एकदम से आप जाके देखोगे ना तो समझ नहीं आएगा। बोलोगे मैम पढ़ा तो कुछ और था, क्वेश्चन तो अलग तरीके से आया, तो सेम वैसा का वैसा तो नहीं छाप देंगे। क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करके देते हैं, तो आपको स्टेप्स आनी चाहिए बस। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में वेरिएबल दे दिया जाए, अब वेरिएबल कर रही हूँ, ये क्या होता है, जैसे एक्स वाई अननोन टर्म्स दिए हैं और इनके कुछ फीचर्स दिए हैं, तो पहले ज़रा 2 मिनट अपने खर्च करके इन एक्स और वाई अननोन टर्म्स को फाइंड आउट कर लो। उससे क्या होगा, ऑप्शंस में कुछ भी क्वेश्चन पूछो, यहाँ से कान खींचो, यहाँ से कान खींचो, हम बता देंगे। तो एक्स एंड वाई हमने निकाल लिया, खारिफ एंड राबी है, तो सो इजी, कितना इजी हो जाएगा। अब इन ऑप्शंस के बेस पे बस हमें बताना है, कुछ ना कुछ पूछा होगा इनसे रिलेटेड। तो लेट्स सी। ऑप्शन ए सेज क्रॉप एक्स कुड बी व्हीट वेयर एज क्रॉप वाई कुड बी कॉटन। तो फिर एग्जाम्पल जब मैंने कहा था तो याद रखना, भूलना मत, फिर ये बात ना मेरी बाद में याद आएगी कि मैम ने कहा था, काश याद कर लेते। एग्जाम्पल्स बिल्कुल अच्छे से याद करो। देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको सारे एग्जाम्पल वाले ही ऑप्शंस। तो एक्स कुड बी व्हीट, अब एक्स खारिफ है, मैंने क्या कहा था, व्हीट कहाँ आएगी, राबी में। क्लियरली यहाँ अपन ने लिखा है व्हीट कहाँ आएगी, राबी में। व्हीट डब्लू से डब्लू याद रख सकते हो, कॉमन क्रॉप है, डब्लू से डब्लू यानी विंटर से व्हीट याद रखो। विंटर क्रॉप कौन सी है, राबी। यहाँ दिया है एक्स कुड बी व्हीट, एक्स तो खरीफ है, मतलब बोल दो बाय बाय, सॉरी आप तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो, ओके, यानी फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इस केस में हम क्या करते हैं, कभी कभी जो है एकदम करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए हमें एलिमिनेशन मेथड करना पड़ता है। हाँ वही, कंटेस्टेंट को हटा देते हैं कुछ कुछ जो हमें गलत दिखते हैं। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। लेट्स कम टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहता है क्रॉप एक्स कुड बी ग्रीन ग्राम वेयर एज क्रॉप वाई कुड बी लिनसीड। क्रॉप एक्स क्या है, क्रॉप एक्स है खरीफ। क्या खरीफ ग्रीन ग्राम है? तो फिर से कितना बोला था कॉन्सेंट्रेट करने को, किया है तो वेरी गुड। ये देखो मैंने कहा ग्राम इधर आएगा राबी में, बट ग्रीन ग्राम स्पेसिफिकली आई रोट खरीफ में, यानी रेनी सीजन क्रॉप। तो बोलोगे मैम सही तो बात है, हाँ सही बोल रहा है ना वो, मैंने कब का गलत है। क्रॉप एक्स खरीफ कुड बी ग्रीन ग्राम, तो ये बात सही है, बट अगर एक चीज़ सही हो तो टिक करके भगना नहीं, पूरा ऑप्शन करेक्ट हो तभी हम सही मानेंगे। तो वेयर एज क्रॉप वाई यानी राबी क्या हो सकती है, लिनसीड। तो यहाँ पे देखो लिनसीड, अच्छा ये भी लिख ही दिया था, वाह कोइंसिडेंस। देखो जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं उसी में से क्वेश्चन।
दिए थे ऑप्शन। तो लिंसीड इज अ विंटर सीजन क्रॉप, यानी यही नवंबर अक्टूबर इस टाइम में ये सो होती है, एंड इट इज अ राबी क्रॉप। तो वाई कुड बी लिंसीड, तो कितनी सही बात कह दी, यानी पूरी की पूरी बात सही है, विच मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारा इट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आया थोड़ा बहुत कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर पहला समझे हो तो आई होप अब थोड़े रेडी हो गए होगे, जल्दी से जो है अपने हाथ जो है कमेंट करते रहना, किसी को भी पहले आंसर आ जाए कमेंट करके बता दो। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 2, रेफर टू द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। ठीक है, फिर बोला टेबल आ गए, एग्जाम्पल आ गए, अब डायग्राम भी आ गया, तो डायग्राम भी फिट बिठाना है। करेक्ट प्रोकैरियोटिक सेल की बात है, चलो कितने अच्छे हैं ये लोग, पूरे तो हिंट दे देते हैं क्वेश्चंस में, सीधे बोल दिया कि ये किसका सेल है, दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और उसको डायग्राम को देख के करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बताओ। तो ये डायग्राम अगर देख पा रहे हो, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें आपको 4 वेरिएबल्स दिए हैं, 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, P, Q, R एंड S। इसके लिए ज़रा थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। सेल चैप्टर याद आ रहा है? अरे जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात है बोलोगे मैम सेल ही तो याद आएगा, बोलो अब हम बड़े हो गए मैम, हमें सब याद आ जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। वाह, बेहतरीन कलर वेरिएशन, ये रहा। ओके, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल ये किस बेसिस पे बटे थे ज़रा बताना मुझे। कैरियो क्या होता है, काट दो इन्हें, बस काटने का काम करो, ठीक है। कैरियो क्या होता है, कैरियो बेसिकली हम रेफर करते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस देखते हो तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस, कहीं भी कैरियो देखो तो विच मीन्स न्यूक्लियस की बात है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, पी से पी याद रखो, प्रो यानी प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव यानी पुराने टाइप के सेल्स, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। डेवलप नहीं है मतलब मैम कैसे माने, तो देखो क्या है, जब भी हम एक सेल का छोटा सा अपन स्ट्रक्चर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक सेल का स्ट्रक्चर लिया, अब इस सेल के अंदर पता है क्या होगा, न्यूक्लियस मिलेगा। कैसे पता है ये न्यूक्लियस है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, मैंने ये बनाया सेल, मैंने कह दिया सेल है, तो मुझे बिना कुछ और कहे बोलोगे मैम ये न्यूक्लियस है, तो क्यों कह रहे हो, कोई आंसर बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बताओगे मैं मान लूँगी। क्यों कह रहे हो इसे न्यूक्लियस, कैसे पता चला कि ये न्यूक्लियस है, तो बोलोगे, मैं समझ गई क्या बोलना चाह रहे हो, पहुँच गई मेरे तक आवाज़ कि मैम ये जो लाइन है ना, ये सीधे सीधे बता रही है कि ये न्यूक्लियस है, और इसके जो ये बाहर ऑर्गेनल्स होंगे, कंटेंट होंगे, ये होगा इसका साइटोप्लाज्म। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने, ये जो मैम आपने बाउंड्री बना दी है ना, वर्ड क्या आया, वर्ड बाउंड्री बना दी है, इस बाउंड्री से क्लियरली दिखता है कि अंदर न्यूक्लियस के कंटेंट हैं और ये साइटोप्लाज्म के। तो ये जो बाउंड्री है न्यूक्लियस की, ये जो मेम्ब्रेन है, दैट इज वी ऑल नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस और नो, अग्री करते हो ना इतना, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो मतलब ये न्यूक्लियस कैसे पता चला, क्योंकि मेम्ब्रेन है। अरे कोई दीवार तो है, कितना इजी एग्जांपल है, अपने घर का लो एग्जांपल, हाँ आप जहाँ जहाँ भी रह रहे हो, तो क्या घर में दरवाजे होते हैं, बाउंड्री होती है, बाउंड्री यानी ऐसा तो नहीं है आपका जो घर है और बाहर वाला जो एरिया है, वहाँ बोला हम बाउंड्री नहीं बनाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से कोई भी आ जाए, बाउंड्री रखते हो ना, तो बाउंड्री से क्या पता चला, ये मेरा घर है और ये बाहर का रोड है, जो भी कचरा करना है मेरे घर में मत करो, बाहर करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, सब जगह क्लीन रखनी चाहिए, बट कहने का क्या मतलब है वो समझो, तो बाउंड्री होनी चाहिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज दैट बाउंड्री दैट डिफाइंस थिंग, तो डिफाइन करती है, यानी कितना अच्छा न्यूक्लियस इसका दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है यानी ट्रू न्यूक्लियस है। और ये जो वर्ड है ना EU, इसका मतलब ही होता है ट्रू, ये जो वर्ड है EU इसका मतलब है ट्रू, मतलब वो न्यूक्लियस which is covered by a defined nuclear membrane that is a eukaryotic cell, और eukaryotic जो है न्यूक्लियस को हम कहते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोकैरियोटिक में पता है क्या होगा, पहले ये फीचर क्यों दिखाया कि प्रोकैरियोटिक में कहानी उल्टी है, अच्छा सेल थोड़ी ना गायब होगा, सेल ही गायब हो गया। लो प्रोकैरियोटिक की कहानी क्या है, यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि न्यूक्लियस कहाँ है, क्योंकि अगर मैं ऐसा ऐसा कुछ बनाऊँ तो मुझे बताना है ना कि आपको कहाँ दिख रहा है न्यूक्लियस, और यहाँ पे ऑर्गेनल्स हैं, यहाँ पे जो है हमारे गोल्जी बॉडीज़ वगैरह प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स सब प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है,
तो अब क्या आप बता पाओगे कि न्यूक्लियस कहाँ है? क्योंकि कोई ऐसी वाली बाउंड्री तो है नहीं, ऐसी डिफाइनिंग, सब आड़ा टेढ़ा हो रखा है। तो यानी जहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा वो कैसा सेल होगा? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली जो हमारा किंगडम आता है, किंगडम मोनेरा, याद रखना किंगडम्स हमने पढ़े थे। अब चैप्टर को आप पूरे पढ़ लिए हैं तो रिलेट कर सकते हो, ठीक है। व्हेन वी वर स्टडीइंग वन चैप्टर तो हो सकता है मैं मोनेरा का नाम तब नहीं ले पाती, अरे अब तो पूरा पढ़ लिया। तो अब क्या है, अब हम बता सकते हैं प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो कौन से किंगडम में देखने को मिलते हैं? मोनेरा। अब मोनेरा से बोलो मैम कुछ इमेजिन नहीं होता, तो मैं करवाती हूँ ना इमेजिन। बैक्टीरिया सुना है ना नाम, मोनेरा जब भी आए बैक्टीरिया को इमेजिन करो, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया है वो सब कहाँ आते हैं? इधर, मैक्सिमम कहाँ आते हैं? मोनेरा में। तो मोनेरा जो किंगडम है दैट इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया। क्यों बैक्टीरिया को इसमें डाला? क्योंकि पहली बात तो प्रिमिटिव टाइप के सेल से ये बिल्कुल ही प्रोकैरियोटिक सेल, इनका न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, अब क्या मुझे एक भी अक्षर आगे बोलने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल है यानी किसका डायग्राम है ये? बैक्टीरिया का डायग्राम है। बैक्टीरिया के डायग्राम में अब जल्दी से हम P, Q, R एंड S इन चारों को डिफाइन कर देते हैं। इन चारों को डिफाइन करने के लिए क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा इनके लिए। तो आओ, यहाँ पे दिया गया है, ये एरो मैं बताती हूँ। एक एरो यहाँ से जा रहा है, ये जो बाहर कवरिंग दिख रही है, दवाई खाते हो? कभी दवाई खाई होगी, हो सकता है बीमारी हुई हो, दवाइयाँ खाई हो या घर में कोई लेता हो, तो कैप्सूल्स देखते हो। और मुझे तो बड़ी मस्त लगती है, बचपन से ही ऐसे देखते हैं पेरेंट्स वगैरह या ग्रैंड पेरेंट्स खाते हैं वो कैप्सूल, कितनी मस्त लगते हैं कैप्सूल। अंदर कुछ कुछ ऐसे बॉल्स रहते हैं उसमें। तो छोटी जो कैप्सूल होती है, कैप्सूल क्या होती है? कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग देखते हो, कैप्सूल। तो ये जो बैक्टीरिया है सिमिलरली इसकी भी जो कवरिंग दी है P, दैट इज नोन एज कैप्सूल। कैसे रिलेट किया? दवाई को याद करना, बैक्टीरिया को याद करना। जो ये कवरिंग दिख रही है P, दैट इज बेसिकली बैक्टीरिया का कैप्सूल। ओके, तो P कैप्सूल है। अब Q पे आओ, Q कहाँ जा रहा है? Q को देखते हैं हम। Q यहाँ पे इसके अंदर की जो लाइनिंग है वो है Q। Q क्या दिख रहा है? कैप्सूल है, अरे कैप्सूल है ना। अब कैप्सूल के अंदर की जो लाइनिंग है वो क्या दिख रही है हमें? कैप्सूल के अंदर की लाइनिंग हम देख पा रहे हैं मैम। बैक्टीरिया में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? सेल वॉल। बैक्टीरिया में क्या देखने को मिलेगा हमें? सेल वॉल। लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो कैसा होता है बताओ? क्योंकि प्लांट्स में तो मैम हमें पता है सेलुलोज का होता है सेल वॉल, पर बैक्टीरिया में किसका होता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, पढ़ा है हमने बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? तो Q हो गया हमारा सेल वॉल। अब किस पे आ जाते हैं हम? अब हम आते हैं, किस पे आते हैं? R पे। R पे आ जाते हैं। R क्या दिख रहा है हमें? अब R की ये है कवरिंग, R की कवरिंग यहाँ पे है और S की कवरिंग इधर है। तो क्लियरली जो है आपको, अच्छा पहले तो मुझे S बहुत ही क्लियरली समझ आ गया। S क्या है यहाँ पे? S जो ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, दीज आर बेसिकली पिलाए कह लो या पाइलस कह लो। क्या कह दो? पिलाए कह दो या फिर जो है पाइलस कह दो। अब पिलाए का काम क्या होता है वो यहाँ पे भी क्वेश्चन में आई गेस दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि समझा ही देते हैं, ठीक है। पिलाए का मतलब क्या होता है? देखो, पिलाए कह लो या पाइलस कह लो, ये जो है बैक्टीरिया में लोकोमोशन के लिए तो यूज होते ही हैं, सही बात है, लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इनका काम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है मेटिंग का, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए अब बता रही हूँ यहाँ पे भी अच्छे से, बिकॉज ऑप्शंस में अगर कोई चीज़ पूछ ली जाए तो हमारी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि इन केस हो सकता है वो आने वाले ईयर में उस ऑप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले। ओके, सो क्या है कॉन्जुगेशन? हम देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन बोलोगे मैम, कॉन्जुगेशन कहाँ दिया गया है? कॉन्जुगेशन जो है पिलाए अगर दिया गया है तो कॉन्जुगेशन भी हम ले लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो कॉन्जुगेशन में बेसिकली क्या होता है? कॉन्जुगेशन में होती है मेटिंग। किसकी मेटिंग? जो बैक्टीरियल सेल्स है, बट इनका फंडा थोड़ा अलग है। ये जैसे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है वैसी वाली बात नहीं है कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन बेसिकली मेटिंग हम क्यों होती है ये प्रोसेस? जस्ट टू, क्या काम है हमारा? जो जेनेटिक मटेरियल होता है, व्हाट इज आवर होल एंड सोल वर्क? हमारा काम है जो जेनेटिक मटेरियल है उसे ट्रांसफर करना, जेनेटिक मटेरियल है उसे ट्रांसफर करना। अब ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स हैं,
तो बैक्टीरिया में एक स्पेशल टाइप का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या लाइन बोली मैंने? बैक्टीरियल सेल्स में स्पेशली जो है देखने को मिलता है, और भी कई जगह देखने को मिल सकता है, बट हम मेन किसकी बात करते हैं? बैक्टीरियल सेल्स की। तो बैक्टीरियल सेल्स में ऐसा, एंड जनरली ये ऐसा ही होता है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है इसका? प्लाज्मिड। अब लगेगा मैम ये प्लाज्मिड की कहानी क्यों बता रहे हो, प्लाज्मिड से क्या रिलेशन है? तो प्लाज्मिड का रिलेशन कॉन्जुगेशन जो हम पढ़ेंगे उससे है। कैसे है तो देखो, ये प्रोसेस समझ जाओ। कॉन्जुगेशन अगर नाम आया है तो अपन क्या करते हैं, अपन दो बैक्टीरियल सेल्स ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ हमने ले लिए 2 बैक्टीरियल सेल्स। ओके, हाँ, अब वो बैक्टीरिया जैसे नहीं लगे तो माफ़ कर देना, पर समझ जाओ कि अभी ये मैंने बैक्टीरियल सेल्स ही बनाए हैं। ओके, इसमें से एक होगा, ध्यान से सुनना, एक होगा डोनर। अपन यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ नीचे चलेगा प्रोसेस। एक होगा डोनर, ठीक है, और एक होगा रेसिपिएंट। हु इज़ अ रेसिपिएंट? जो रिसीव करता है। डोनर मतलब क्या? जो देता है। अरे ब्लड डोनर वगैरह सुना है ना। तो रेसिपिएंट क्या होता है? जो रिसीव करेगा। रेसिपिएंट क्या है? जो रिसीव करेगा। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड जो मैंने बताया है, ये है डोनर और ये है रेसिपिएंट। चलो अब नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। डोनर है, रेसिपिएंट है, तो एक साथ सुनते जाना, इधर उधर ध्यान गया ना तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। अब मैंने पीछे क्या बनाया? मैंने पीछे बनाया था, याद आ रहा है, एक प्लाज्मिड बनाया था अभी पीछे, और यहाँ पे मैं बना देती हूँ कुछ क्रोमोसोमल जैसे डीएनए प्रेजेंट है, और ये रेसिपिएंट में भी क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है। ओके, नहीं गया सेल, कहीं नहीं गया है, आ गया, वापस लो। ओके, तो यहाँ आपको इस फर्स्ट वाले में डोनर में देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? ये प्लाज्मिड। इसका नाम मैं पी लिख दूँ, ठीक है, पी लिख देती हूँ, प्लाज्मिड है। अब ये जो सेल है डोनर वाला, इसके पास प्रेजेंट है ऐसा पिलाए। ये जो है ना, ये पाइलस ही है, पाइलस कह लो, पिलाए कह लो। तो इस पिलाए से कॉन्जुगेशन कैसे होता है देखना बैक्टीरिया का। ये जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोसेसेस और रहेंगी, एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं, बट यहाँ पे वी आर नॉट मच फोकस्ड ऑन द एंजाइम। बस मैं चाह रही हूँ कि कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है ना, उसे समझ लो। तो ये प्रोसेस में कैसा होगा, ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये इसका जो पिलाए है वो इस वाले बैक्टीरियल सेल से जो है उसे अटैच कर देगा। कितना सिंपल है, वो दूसरे वाले बैक्टीरियल सेल से इसे अटैच कर देगा। अब यहाँ पे तो क्रोमोसोमल डीएनए है ही, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों अपनी जगह बढ़िया पड़े हुए हैं, ठीक है। प्लाज्मिड, देखो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रहता है, और इसकी एक खास बात है। खास बात क्या है कि ये जो है खुद ही सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है। इसे ज़रूरत नहीं है कि इसको दूसरा वाला डीएनए चाहिए, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है, खुद को मल्टीप्लाई कर लेता है। तो यानी कि यहाँ पे जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जो यहाँ पे प्लाज्मिड प्रेजेंट है, वो कहाँ चला जाएगा? कुछ एंजाइम्स इन पे एक्ट करेंगे, और वो होते होते जो है यहाँ पे आके एक प्लाज्मिड बना लेगा। क्लियर है कि नहीं? ये रहा प्लाज्मिड और ये रहा प्लाज्मिड। मतलब ये जो यहाँ चल रहा है, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज बेसिकली, जिसका नाम मैंने अभी लिया, कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा प्लाज्मिड है, दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट। तो नेक्स्ट में, लास्ट में प्रोडक्ट में पता है क्या आएगा कि यहाँ पे भी जो पिलाए थे ना, और भी पिलाए होंगे, तो अपन ने एक बनाया है, सिर्फ एक नहीं होते हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं, एक बनाया है। तो अब ये जो दूसरा सेल बन जाएगा ना, रेसिपिएंट, बाद में ये सब नॉर्मल हो जाएगा, वैसे का वैसे हो जाएगा, और इसमें भी जो है ऐसे पिलाए प्रेजेंट होंगे, इसमें भी पिलाए प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मिड डीएनए होगा, और क्रोमोसोमल तो था ही। ओके, और यहाँ से कहीं गया नहीं है, यहाँ पे भी रहेगा। क्यों यहाँ रहेगा? अरे मल्टीप्लाई करके गया है। अभी एक फीचर बता दिया ना, रेप्लिकेशन कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई होके एंजाइम्स की एक्टिविटीज से ये चला गया रेसिपिएंट में। सो दिस होल प्रोसेस इन बैक्टीरिया इज नोन एज कॉन्जुगेशन, एक टाइप का मेटिंग प्रोसेस है। क्लियर हुई ये वाली बात? तो आते हैं आगे। तो यहाँ हमने देख लिया पिलाए एस है। अब आर क्या है? तो देखो, पी बाहर की कवरिंग थी, बाहर की कवरिंग यानी कैप्सूल, कैप्सूल से अंदर आए सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर आते हैं तो ऐसी मेम्ब्रेन जो हर जगह मिलेगी, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी
सेल मेम्ब्रेन जो कि है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी फेमस है, ये काफ़ी मशहूर है। क्यों है तो अगर ऑप्शन में आता है तो बताऊंगी, ठीक है। आ जाओ, ऑप्शन ए, पी इज़ अ लेयर ऑफ नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड। पी क्या है? पी है कैप्सूल। अब कैप्सूल जो है, अभी हमने कहा था कि सेल्यूलोज जहाँ भी जो आ रहा है सेल्यूलोज की कवरिंग, वो कहाँ आती है? प्लांट्स में। ऑन द अदर हैंड बैक्टीरिया में जो कैप्सूल की लेयर होती है वो नॉन सेल्यूलोजिक रहती है, यानी सेल्यूलोज उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। तो दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे आंसर में क्या ढूंढना है? करेक्ट पॉइंट ही। बट लेट्स चेक ऑल द अदर्स, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। Q is double layered in gram positive bacteria, whereas it is single layered in gram negative bacteria. Q कौन है? Q है सेल वॉल। अब सेल वॉल में बोला जा रहा है दो टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ कह रहे हैं ग्राम पॉजिटिव में डबल लेयर है। एक चीज़ सुनो, ये ना इन्होंने जो बात कही है ये उल्टी कह दी है। उल्टी एज इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डबल की जगह, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डबल की जगह सिर्फ एक सिंगल लेयर की सेल वॉल होती है। ऑन द अदर हैंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम देखते हैं वहाँ पे डबल लेयर्ड होती है। वहाँ पे क्या होती है? सेल वॉल डबल लेयर। यानी ये बात आप कहना चाह रहे थे पर आपने ऊपर नीचे कह दी। सो दिस इज रॉन्ग। लेट्स कम टू ऑप्शन सी। R is an impermeable covering that restricts entry and exit of molecules in and out of the cell. R कौन है? सेल मेम्ब्रेन। देखो मैं बात कहती हूँ आ जाती है। यहाँ लिखा है impermeable, यहाँ क्या लिखा है? impermeable। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन होती है कैसी? सेमी परमिएबल। तो परमिएबल करे जा रहे हैं, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। व्हाट इज परमिएबिलिटी? परमिएबल एक इजी लैंग्वेज में बताऊं तो उसे परमिशन समझा करो। परमिशन जैसे क्या? परमिशन जैसे आने जाने की परमिशन। जैसे हमको जाना है फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में तो हमें घर पे पेरेंट्स से पूछना पड़ता है, मम्मी से, पापा से या और भी कोई एल्डर्स हो, हम पूछते हैं कि क्या हम जा सकते हैं, परमिशन लेते हैं। अब कुछ चीज़ें जब मैं लिखूँ सिर्फ परमिएबल, इधर यहाँ पे परमिएबल का मतलब है परमिशन ग्रांटेड। क्या मतलब है? परमिशन ग्रांटेड, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जाओ। तो कहीं भी परमिएबल आए तो परमिएबल यानी क्या? ये मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा पूरी तरह जाने के लिए। आई सेड ओनली परमिएबल, अभी सिर्फ परमिएबल वर्ड को समझो। अब इसी के आगे आप लगा लो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लगा दो। परमिएबल वर्ड है, अरे इंग्लिश पढ़ते हो ना, कितने अच्छे से इंग्लिश मैम बताती हैं। क्या बताती हैं? प्रीफिक्स, जो वर्ड के पहले वर्ड लगता है। तो परमिएबल वर्ड समझ गए। अब इसके आगे लगा दो सेमी। सेमी का मतलब ही क्या होता है? हाफ, आधा। तो जो हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, इसे हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली, सिलेक्शन का मतलब क्या? ये जाने देगी अपने पहचान वालों को। ध्यान से सुनना। जैसे गेट पे हम गार्ड लगा के रखते हैं, तो गार्ड क्या करता है? जो पहचान वाले लोग हैं, घर के लोग हैं या रिलेटिव्स हैं, उन्हें आने देता है। पर जो अनजान लोग हैं, ओके, जिनका कोई अता पता नहीं है क्यों आए हैं, तो उन्हें वो क्या करता है? रोक देता है। तो वैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हाफ परमिएबल है। हाफ किसके लिए? ये हाफ भी अपनों के लिए। ये हाफ भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें ये जानते हैं, ऐसा मान लो जानते हैं, और जिनका इनसे काम है उन्हें ये आने देते हैं, बाकियों को रोक देते हैं। तो सेमी परमिएबल क्या? हाफ, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को। आधे का मतलब ऐसा नहीं, आधे मॉलिक्यूल, यानी सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल, कुछ कुछ मॉलिक्यूल से चुनते हैं और उन्हें ही आने जाने देते हैं अक्रॉस। सो दिस इज सेमी परमिएबिलिटी। ऑन द अदर हैंड, अब बोलोगे यहाँ क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है इम्परमिएबल। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इम्परमिएबल। तो यहाँ सेमी की जगह, ध्यान से सुनना, सेमी की जगह अगर मैं क्या लगा दूं? इम लगा दूं, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब होता है सभी को रिस्ट्रिक्ट, किसी को नहीं जाने देंगे हम। बोलते हैं ना कि नहीं, गार्ड कहेगा नहीं, अब वो भूल ही गया कि ये घर वाले लोग हैं, नहीं, किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं है, अंदर बाहर। इम्परमिएबल यानी बाहर और अंदर मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल ही नहीं जाने देते। तो क्या ऐसा मैंने कहा? मैंने तो कहा ना, सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल। यही तो इसका फीचर है, बेहतरीन फीचर। नहीं तो कैसे मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होगा सेल से?
विच मीन्स ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आप सेमी परमिएबल कहते तो हम मान लेते। नाउ कम टू ऑप्शन डी, एस कुड बी ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स दैट आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन ओनली। अब एस है पिलाए, तो पीछे जो कॉन्जुगेशन मैंने पढ़ाया वो टाइम पास के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ गया, यहाँ बोला है जो पिलाई आपने देखे वो ट्यूबुलर आउटग्रोथ है, ठीक है, पर सिर्फ लोकोमोशन के लिए, यानी सिर्फ मूवमेंट चलने फिरने के लिए यूज़ होते हैं, नहीं। अभी तो कहाँ मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। फर्टिलाइजेशन एज इन जो बैक्टीरिया का कॉन्जुगेशन प्रोसेस है, डीएनए मटेरियल को ट्रांसफ़र करना, उसमें भी यूज़ होते हैं। तो यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? आए क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वाओ, अगेन आ गया टेबल वाले क्वेश्चन लग रहे हैं, अब उनको मिलेंगे और। चलो क्वेश्चन नंबर 3, रेफर टू द गिवन टेबल एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। तो हमें क्या करना है, हमें टेबल दिया गया है, अगेन करेक्ट ऑप्शन, यानी यहाँ पे आप 4 देख रहे हो, एक्स वाई एंड जेड, करेक्ट वाला मैच करना है। तो उससे पहले हम लेवल 1 कर लेते हैं। लेवल 1 यानी लेवल 1 इन द सेंस स्टेप 1। हम कैसा स्टेप करते हैं, पहले यहाँ सॉल्व कर दो अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो इस डायग्राम, इस टेबल में मैं देख पा रही हूँ कि आपको दी गई है कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी में दिया है टाइप ऑफ सेल, सेकेंड में दिया है सॉल्वेंट, थर्ड में दिया है रिजल्ट। दिख रहा है ना, वो तो बोलो मैम दिख रहा है। चलो, तो रिजल्ट में क्या दिया है, एक्स वाई एंड जेड। बाकी सारी चीज़ें दी हैं, सिर्फ ये वेरिएबल है। बोला है रिजल्ट हमें नहीं पता, आप बताइए। तो व्हेन आई कैन सी, यहाँ पे टाइप आपको दे दी आरबीसी, सीधे आरबीसी लिखा है, कहीं फुल फॉर्म नहीं दिया है पूरे क्वेश्चन में। सो वेन एवर आई टीच एब्रीविएशंस, उन्हें भी याद रखा करो। जैसे आरबीसी, ईआर, डब्ल्यूबीसी डायरेक्टली लिख देते हैं, ज़रूरी नहीं है एग्जाम में हर बार फुल फॉर्म दे, तो आपको पता होना चाहिए। आरबीसी दिया है और अलग अलग सॉल्वेंट दिए हैं। सॉल्वेंट वर्ड आया तो मैम सेल की बात हो रही है, सॉल्यूशन याद आ रहे हैं, तो आ जाओ जल्दी से सॉल्यूशन की कहानी पे। यहाँ कहानी देख ली तो पीछे जो क्वेश्चन है बाएं हाथ से हो जाएगा। सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन, तो देखो हमने क्या देखा है, कोई सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला दिया। बेसिक केमिस्ट्री की एक बात बता रही हूँ, ओके। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला दिया तो सोल्यूशन हो गया। पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इनिशियल क्लासेस में जब हम आते हैं 8-9 में, तो कंफ्यूजिंग लगता है कि मैम, और इवन 8-9 नहीं, अगर किसी का बेस क्लियर नहीं होना तो ये आगे तक भूल जाते हैं क्या होता है। तो आज इसी वक्त तय कर लो कि ये कभी नहीं भूलोगे, ये हायर क्लासेस तक कभी नहीं भूलोगे आप, एक्चुअली लाइफ में कभी नहीं भूलना आप। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से बनता है सोल्यूशन। जैसे कि क्या, जैसे ले लो बहुत ही कॉमन शुगर सोल्यूशन कैसे, एक पानी का ग्लास लिया, उसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाली और घोल दिया, तो सोल्यूशन बना कि नहीं। 2 चीज़ें थी। अब इस सोल्यूशन में मैं आपसे पूछूंगी कि सॉल्यूट कौन तो सॉल्वेंट कौन। तो हर बार सबको ये लगता है कि पानी होता है सॉल्वेंट, ध्यान से सुनना, हर बार सबको ये लगता है कि सिर्फ पानी ही आएगा सॉल्वेंट में। ये कॉन्सेप्ट आज के बाद ना कभी कहना नहीं और कभी सोचना भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर क्वेश्चंस में वाटर एज अ सॉल्वेंट आ जाता है, तो हम जो है समझने लगते हैं कि वाटर ही सॉल्वेंट होगा। बट हाँ, वाटर बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं इसे, जो भी चीज़ें मिक्स करो हो जाती हैं, बट सिर्फ वाटर विल नॉट बी द सॉल्वेंट। आज सॉल्वेंट की जो है सच्ची कहानी देख लो क्या है। कोई भी सोल्यूशन में, ओके, कोई भी सोल्यूशन में जो हाई क्वांटिटी में यूज हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, सिर्फ इतनी सी बात है, कोई भी सोल्यूशन में, फिर आपको दुनिया का कोई भी सोल्यूशन दे दे, आप बता दोगे कि ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। किसी भी सोल्यूशन में जो भी चीज़, जो भी सब्सटेंस या मटेरियल हम ले रहे हैं वो हाई क्वांटिटी में हो, कोई भी सब्सटेंस हाई क्वांटिटी में हो, दैट इज सॉल्वेंट। एंड ऑफ द स्टोरी, दैट इज सॉल्वेंट। अब चाहे आप पानी को लो ज़्यादा, चाहे आप मिल्क को ले लो ज़्यादा, कोई भी लिख दो आप यहाँ पे, वो हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। कोई भी आप एसिड ले लो, चलो एसिड्स ले लो, कितने सारे एसिड्स हम पढ़ते हैं ना, ऐसे कोई भी सॉल्यूशंस ले लो जहाँ पे हाई क्वांटिटी में जो प्रेजेंट हो, दैट इज सॉल्वेंट। अब एक अगर हाई में होगा तो कितनी ऑब्वियस बात है दूसरा लो में होगा। आपका काम इतना है, दोनों में से जो एक याद कर सको उसकी कहानी याद कर लो। सॉल्वेंट याद कर सकते हो कि ये हाई क्वांटिटी में है, तो ये याद करो। अब दूसरा बचा क्या, सोल्यूट, वो लो क्वांटिटी में। तो विच मीन्स, अगर, चलो एक और चीज़ बताती हूँ, अगर हमने
हमने क्या एग्जांपल लेते हैं, अपन ले लेते हैं, हमने 1 लीटर, हमने क्या लिया, 1 नहीं, चलो हमने 2 लीटर्स मिल्क लिया, 2 लीटर का क्या लिया, मिल्क लिया। ओके, लगेगा मैम केमिस्ट्री क्लास है, कोई बात नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है। 2 लीटर मिल्क लिया हमने और हमने उसमें क्या डाला, 0.5 लीटर वाटर। चलो बस इतनी सी कहानी सुनना। क्या बोला मैंने, 2 लीटर जो है मैंने मिल्क लिया है और उसमें मैंने 0.5 लीटर पानी डाला है। तो अब मुझे ज़रा बताइए कि इन दोनों में से सॉल्वेंट कौन सा है। तो अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो बच्चे कहेंगे आंख बंद करके पानी है सॉल्वेंट, क्योंकि हम तो पानी ही देखते आए हैं, गलत हो जाएगा। लेकिन आप जब हमसे पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट इज द वन दैट इज इन हाई क्वांटिटी। सो ज़रा सिंपल मैथमेटिक्स से कंपेयर कर सकते हो, विच इज़ ग्रेटर, अरे विच इज़ ग्रेटर, 2 इज़ ग्रेटर और 0.5 इज़ ग्रेटर। बोलोगे मैम प्लीज़ इतना आता है हमें, 2 इज़ ग्रेटर यानी 2 हो जाएगा, 2 मतलब मिल्क हो जाएगा हमारा क्या, सॉल्वेंट। इतनी बात समझे कि नहीं मुझे बताओ, इतना समझे, यानी आप पढ़ रहे हो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे, तो इतना याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसका सही आंसर आप हमेशा दोगे, हाई क्वांटिटी में मिल्क हो, अब कुछ भी हो, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। और वाटर तब आ जाएगा सल्यूट में, तो इस केस में वाटर को सॉल्वेंट नहीं कहेंगे। सॉल्वेंट किसे, जो हाई क्वांटिटी में, ये पार्शियल नहीं है, इनको भेदभाव नहीं है, इनको बोलोगे जो हाई क्वांटिटी में उसका नाम सॉल्वेंट। अगर ये बात मेरी समझ आई तो अब आ जाओ इन्हीं टाइप्स के सॉल्यूशन पे। 3 टाइप के होते हैं सॉल्यूशन, आज कहानी बता रही हूँ, फिर से याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से, ये देखते जाओ और बिल्कुल भी इधर उधर मत होना, नहीं तो है कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। ओके, ये मेरे साथ ना मैजिक होता है कि मैं लिख ब्लैक से रही हूँ और आ रेड से रहा है, वाह लाइन, चलो ग्रेट। दूसरा क्या है, आइसोटोनिक बीच में ले लेते हैं। ओके, अच्छा इसमें नहीं आया, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई टू डू द मैजिक अगेन, अगर हो जाए तो देखते हैं। अरे वाह, ओके आई गॉट इट, आई गॉट द मैजिक नाउ, चलो बढ़िया, सीख गई मैं भी। लो, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ओके, जोक्स अपार्ट, अब देखो क्या बात है, सॉल्यूशंस की बात कही तो ये 3 नाम मैंने क्यों लिखे हैं तो समझना। इन 3 नाम ये जो है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, सिर्फ एक छोटू सा काम करो मेरा, कट लगा दो बस, पलक मैम की कहानी फिर से याद आ जाएगी कट लगाने की। कट लगाना क्या, मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ वर्ड्स के। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर वाले लोग देखें, सुपर एनर्जी वाले, हाइपर या हाइपर गुस्से वाले। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे अपन लेते हैं एक बीकर, 3 ले लिए, मतलब एक्चुअली 1 नहीं है, 3 बीकर, सेम साइज है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। और क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं बिल्कुल, यहाँ आरबीसी दिए गए हैं तो हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे एक आरबीसी, ओके ले लेते हैं, ये नॉर्मल सिंपल ऐसे हमने आरबीसी ले लिया, अभी गोल ही लिया है। ओके, बाय कॉन्केव शेप हम बाद में देखेंगे, अभी ऐसे समझ जाओ कि एक आरबीसी है, सॉल्यूशन में डली हुई है। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ बाहर वाटर है, यहाँ बाहर ये इतना वाटर है। अब इस वाटर में अपन कलर लेते हैं ग्रीन, चलो ग्रीन ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने बनाए हैं, देखना अच्छे से देखना, बिल्कुल एक ही बार में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने ये इतना सारा मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पे इतने सारे मैं बना रही हूँ सॉल्वेंट, ठीक है, ये सल्यूट बना रही हूँ, सॉरी सॉल्वेंट नहीं, ये क्या बना रही हूँ मैं, सल्यूट। और यहाँ पे अंदर सिर्फ ऐसे 4 बनाए, ओके ध्यान से समझना। और यहाँ पे अपन गिन के बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल अमाउंट है। एंड ऑन दी अदर हैंड क्या होगा, ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो है बहुत सारे सल्यूट बना देंगे और यहाँ पे ना के बराबर। इतनी कहानी समझ आई, बन गए डॉट डॉट। अब आ जाओ क्या कहानी है, तो देखो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में जो हम कहानी पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, पहली कहानी है हाइपरटोनिक की। हाइपरटोनिक मतलब जो बाहर का सॉल्यूशन है, बाहर का जो सॉल्यूशन है, अच्छे से सुनना, बाहर यानी किसके बाहर मैम, घर के बाहर। अरे ये सेल है ना, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के बाहर अगर सॉल्यूट, किसका,
सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ। सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब सॉल्वेंट कम है। ये पानी है, अभी हम सॉल्वेंट पानी ले रहे हैं, पानी है मतलब कि बाहर जो है अंदर के मुकाबले पानी कम है कि नहीं। सॉल्यूट अगर बाहर ज़्यादा है मतलब पानी कम है, तो अंदर पानी ज़्यादा है। तो एक जो कहते हैं ना कुदरत का नियम जो है वो समझ जाओ क्या होता है नेचर का। नेचर में ये कहते हैं कि किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा हो, किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा हो तो वो जो है कम वाले को दे सकता है। इतना मानते हो कि नहीं कि किसी के पास अगर जैसे क्या है, आपको क्लास में टिफ़िन नहीं लाए लेकिन आपका फ्रेंड एक्स्ट्रा लाया है, एक्स्ट्रा है उसके पास, हाई है तो आपके पास नहीं है, वो आपको दे सकता है ना। अरे आपके पास तो टिफ़िन ही नहीं है, आप क्या दोगे उसे। हाई टू लो नेचुरली वो आपको देगा। तो हाई टू लो का जो सिस्टम है ना, तो इधर पे मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट किसका होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का। कैसा मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। जहां पे भी सॉल्वेंट हाई हो, जहां पे सॉल्वेंट हाई हो वहां से मूव करेगा लो में। जहां पे सॉल्वेंट हाई हो वहां से मूव करेगा लो में। अब यहाँ काय की बात है, यहाँ किसकी बात है, यहाँ पे जो है सॉल्वेंट अंदर ज्यादा है, सॉल्वेंट की बात है। पानी अंदर ज्यादा है बाहर कम है, मतलब सेल से जो है पानी कहाँ जाएगा, बोलेगा पास वाले सराउंडिंग में तेरे पास तो कम है यार पानी, ले ले भाई थोड़ा। तो ये जो है पानी बाहर निकाल देगा, बोलेगा बाहर पानी कम है मैं तुम्हें दे देता हूँ, ले लो। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आरबीसी से पानी बाहर गया। कॉमन सेंस लगाओ, किसी सेल से पानी बाहर चला गया तो क्या वो सेल वैसे शेप का रहेगा, क्या वो सेल वैसे शेप का रहेगा। यहाँ जैसे हम होली वगैरह में बलून फेंकते नहीं है पानी भर के, तो अब अगर उस बलून से आप पानी निकाल दो तो वो कैसा हो जाता है, सिकुड़ नहीं जाता है, श्रंक हो जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो सेल होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करने के बाद वो कैसा हो जाएगा, श्रंकन। ऐसे पूरा श्रिंक नहीं हो जाता है जैसे कपड़ा, वैसे ही श्रंक हो जाएगा। तो आरबीसी व्हेन केप्ट इन एन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गेट्स श्रंक। इतनी बात समझ आई कि नहीं। अगर ये बात समझ आ गई तो आइसोटोनिक तो बहुत इजी है। आइसो का मतलब ही होता है न्यूट्रल, आइसो का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे, मतलब तुम भी लंच लाए हो, 2 पराठे लेके गए हो, दोस्त भी लाया है 2 पराठे, क्या एक्सचेंज करोगे, सेम चीज़ है, बोलेगा यार तेरे पास भी वही, अच्छा तू भी आलू के पराठे मैं भी आलू के पराठे, क्या एक्सचेंज करना, कुछ वेराइटी ही नहीं है। तो यहाँ भी सेम है, यहाँ तभी मैंने गिन के बनाए थे सल्यूट, मतलब अंदर भी सेम है सल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स और बाहर भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज हो सकता है, हो नहीं हो, उस एक्सचेंज में जो सेल का शेप है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो नॉर्मल ही रहेगा। मतलब आरबीसी में कोई फर्क नहीं आएगा, नॉर्मल आरबीसी रहेगी, सिकुड़ेगी नहीं, श्रंक नहीं होगी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो आइसोटोनिक होते हैं, जैसे एक सॉल्यूशन का नाम है रिंगर्स सॉल्यूशन। रिंगर्स सॉल्यूशन आप देखोगे अभी, तो रिंगर्स सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन जहाँ पे जो आरबीसी है वो नॉर्मल रहेगा। लास्ट, अब हाइपोटोनिक मुझे लगता है बोलने से पहले ही बता दोगे कि क्या है। हाइपोटोनिक में क्या उल्टा है, अंदर जो है सॉल्वेंट कम है, अंदर जो है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, सॉल्वेंट पानी अंदर कम है, सल्यूट तो भरा हुआ है ना हरा हरा, पानी कम है, तो बाहर वाले के पास क्या था, वही कहानी, यार मेरे पास ज़्यादा पानी है, कोई बात नहीं भाई तू ले ले, तू मुझसे जो है पानी अंदर ले ले। तो अगर इस सेल ने पानी ले लिया, बहुत सारा पानी पी लिया, तो ये कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो इस टाइप के आरबीसी को हम कहते हैं स्वोलन आरबीसी। कौन से आरबीसी को, जिसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो आरबीसी फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और उसे हम कहेंगे स्वोलन आरबीसी। ये थी कहानी किसकी, हमारे तीनों टाइप के सॉल्यूशंस की। अगर ये कहानी समझ गए ना तो 2 मिनट का खेल है ये, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। देखो टाइप ऑफ सेल पहला वाला ले लेते हैं, पहला जो है दैट इज आरबीसी। सेल तो मतलब सेम ही है, देखो सेल तो कहीं भी अलग नहीं है, सेम है। फर्स्ट ले लो रिंगर्स सॉल्यूशन। अच्छा रिंगर्स सॉल्यूशन, देखो नाम भी लिखा था मैंने, रिंगर्स सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रिजल्ट क्या आया था, बोलो मैम कोई फर्क नहीं है, न्यूट्रल।
न्यूट्रल आरबीसी लिख लो या नॉर्मल आरबीसी, नो चेंज भी लिख सकते हो, मैंने नॉर्मल लिख दिया। नेक्स्ट आ जाओ आरबीसी, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। इधर ये जो देखा ना आपने, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये किसका है? ये मान लो सल्यूट किसका है? सॉल्ट है। तो कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी चीज़ रहती है यानी क्या, उसमें सल्यूट का ये जो कंटेंट है सॉल्ट का बहुत ज़्यादा, तो यानी ये कैसा सोल्यूशन हो गया? सॉल्ट सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर में क्या हुआ था? अरे जब इंसान हाइपर हो जाए तो सिकुड़ जाता है, यानी जो आरबीसी है वो श्रंक हो जाती है। क्लियर? श्रिंक हो जाती है, श्रंक हो जाती है। पास्ट टेंस में क्या दिया? श्रंक। ओके, तो यानी वाय श्रंकन हो गया। और लास्ट वाला समझ ही जाओगे, पानी वाटर वाला है, वाटर ज़्यादा है, मतलब ये सोल्यूशन कैसा हुआ? आइजोटोनिक। आइजोटोनिक में पानी बहुत पी लिया, पेट फूल गया, तो कैसा हो गया? स्वोलन आरबीसी। स्वोलन आरबीसी। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? हमारा नेक्स्ट काम बस ये है कि हम जो है नेक्स्ट पेज पे इसको मैच कर देते हैं। बिल्कुल मैम कर सकते हैं। एक्स होगा नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल 2 दिख रहे हैं। वाई होगा श्रंकन, वाई इज श्रंकन, दैट इज ऑप्शन बी। और जेड है स्वोलन, यानी इस पूरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज आंसर बी। आंसर बी में क्या है? एक्स नॉर्मल है, वाई श्रंकन है और जेड कैसा है? स्वोलन, यानी फूला हुआ। क्लियर है? Let's come to question number 3. X is a type of transport across plasma membrane that occurs against the concentration gradient and it requires energy in the form of ATP. Identify X and select the incorrect option regarding it. तो वापस कौन आ गया? Mr. X. Now who is Mr. X? That's fine. X को कहा गया है, ध्यान से सुनो, पूरी बात पैराग्राफ में कह दी है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। एक ऐसे टाइप का ट्रांसपोर्ट है, ऐसे टाइप का ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे, कहाँ पे मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वहाँ पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी होती है सेल की, अभी पीछे देखा कैसी मेम्ब्रेन है? सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब चीज़ें इधर उधर तो हो रही हैं। अब उस इधर उधर में इन्होंने कहा एक ऐसा टाइप का ट्रांसपोर्ट जो अकर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सब इससे क्लियर हो जाएगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के हम अगेंस्ट जाते हैं ना, यानी अगर सीधे जाना है तो हम लेफ्ट जाएंगे, यानी उस चीज़ का उल्टा होना। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो मैंने बताया, कैसा रूल? नेचर्स का रूल जैसा होता है, हाई से लो में कोई चीज़ जाती है नेचुरली, दिस इज नेचुरल, दिस इज अ नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जहाँ पे भी हाई पार्टिकल्स होंगे वहाँ से कहाँ जाएंगे? लो में, नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बट इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट द मूवमेंट या जो ट्रांसपोर्ट है अगेंस्ट हो रहा है। अगेंस्ट का मतलब क्या? अब ये क्या कर रहे हैं? ये जो है कम वाले से लो वाले से ले रहे हैं चीज़, मतलब सोचो वो ऑलरेडी हाई है बट वो कह रहा है नहीं, लो वाला मुझे चीज़ देगा, लो वाला मुझे जो है सब्सटेंसेस ट्रांसफर करेगा। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है? इन्होंने कहा हमें बताओ ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है कि भैया यहाँ लो से हाई में जा रही है कोई चीज़, हम तो हाई टू लो देख रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट में देखो 2 टाइप की चीज़ें आती हैं मेनली, जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो याद करो, हाँ जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो वैसे ही यहाँ हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट में 2 टाइप्स। यहाँ बड़ा ट्रांसपोर्ट लिख देती हूँ तो एक ही बात आ गई। ओके, मेनली जो अभी हम बता देती हूँ मैं आपको क्या देख रहे हैं, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज सिंपल एंड जो नेचर का नॉर्मल रूल है, हाई टू लो में जाता है, और ये कैसा होगा? विथ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? जैसे हाई है तो हाई से लो जाएगा, ये मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होगा। और इस प्रोसेस में देखो पैसिव है, यानी नेचर में कोई भी नॉर्मल चीज़ हो रही है ना तो उसको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। वैसे एग्जांपल बताओ, जैसे हम कोई ऐसा स्लोपी एरिया चढ़ रहे हैं या स्लाइड ही ले लो, झूला झूलते हैं, स्लाइड्स वगैरह होती हैं, तो स्लाइड पे जब हम नीचे फिसल रहे होते हैं तो कितनी आसानी से, कोई दम नहीं लगाना, उल्टा दम रोकने के लिए लगाना पड़ता है कि धीरे फिसले, आराम से बहे जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, नॉर्मली हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड जब कोशिश करते हैं हम उसी स्लाइड को ऐसे चढ़ने की, ऊपर करते हैं ना, सबने करी होगी, तो मुझे तो याद है मेरे बचपन, ऐसे ऐसे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो तब कितनी एनर्जी लगती है, याद करो, इधर पकड़ते हैं, इधर पकड़ते हैं, पूरी एनर्जी लगा के चढ़ते हैं। तो क्यों? बिकॉज जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं हाई टू लो,
नॉर्मल है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो कोई एनर्जी नहीं चाहिए। बट अब कहानी आती है दूसरी, किसकी? एक्टिव की। एक्टिव में हमने कहा है लो से हाई कोई चीज़ जाएगी, यानी आप जो स्लाइड है अब शुरू कर दिया नीचे से चढ़ना, नीचे से चढ़ रहे हैं, ओके, लो टू हाई जा रहा है, विच मीन्स ये कैसी कहानी है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द CG, एक और एब्रीविएशन लगा दिया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, अगेंस्ट कोई चीज़ हो रही है, यानी क्या? उल्टा जाना है हमें। उल्टा जाने के लिए शक्ति भी तो चाहिए, शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सेल की जो एनर्जी है किस फॉर्म में होती है? ATP के फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगी, कौन बताएगा? आप लोग बताओगे कमेंट करके। लेट्स सी किसको याद है ATP का फुल फॉर्म, और स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग में कोई गलतियां नहीं। आई विल चेक, ओके। एनर्जी, एनर्जी जो होती है सेल की ATP के फॉर्म में, अब उस ATP को यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा है देखो, ये बात समझ आई, ये नोट डाउन अगर कर लिया हो तो आ जाओ नेक्स्ट। किसकी बात हो रही है? अब जब एक्टिव की बात है ही यहाँ पे, एक्टिव थोड़ा बहुत देख लिया, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो हम जरा जल्दी से बना देते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो हो कैसे रही है, कोई चीज़ मैं बता देती हूँ क्विकली। जो है हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, और अगर जिसे याद आ गया कि ये काय की लेयर है, लिपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन की ये लेयर रहती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, अरे याद है ना? बिल्कुल हमने देखी थी ये चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? बोलो मैम, सेल वाले चैप्टर में देखी थी, ओके। ये बन गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में जगह क्यों छोड़ी है मैम? अरे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना है ना यार, देखो तो सही क्या होगा। यहाँ पे एक बीच में चैनल बना होगा, बीच में यहाँ पे एक चैनल होगा जिसके थ्रू जो है, जिसके थ्रू हमारे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा है। अब कैसे हो रहा है तो देखो, ये इनर सेल की बात है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर का कंटेंट है, सेल के अंदर का कंटेंट साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का ये कंटेंट है, और ये आउटसाइड बाहर सराउंडिंग का कंटेंट है, ओके। ये कहाँ का कंटेंट है? सराउंडिंग का कंटेंट है। क्लियर? इधर बॉर्डर बन गई ना, अरे जैसे बॉर्डर नहीं होती है कंट्रीज की, वैसे ही बॉर्डर बना दी हमने। अब बॉर्डर जब बन गई तो देखो, ये वाला अच्छा नहीं बनाया अपन, थोड़ा ऐसे करते हैं, इसको मोटू कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो यानी क्या, ये जो बॉर्डर बन गई, अब इस बॉर्डर में क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ बाहर साइड पे मैं बना देती हूँ कुछ मॉलिक्यूल्स, 1 2 गिन लेते हैं, 3 4, बस 4 बनाते हैं, चलो 5 बना देते हैं, 5 बना दिए। और यहाँ ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, इतने अंदर हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहले ही बता दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा है? लो टू हाई, लो टू हाई, विच मीन्स कि अब समझे कहानी, यहाँ से आउटसाइड से, सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाले एरिया से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आएंगे अंदर साइड, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम है। अगेंस्ट काम है तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे ATP, एनर्जी करेंसी होती है सेल की ATP का। भरोसा है मुझे, बिल्कुल कमेंट करके बता दिया होगा क्या है फुल फॉर्म, अभी ही बता देना, क्योंकि लास्ट में बोलते बोलते मैं बताऊंगी फुल फॉर्म। नहीं बताया तो बोलोगे मैम फिर बताया नहीं आपने, तो तब तक लिख दो, लिख दिया हो फिर लास्ट में अपन डिस्कस करते हैं। ATP एनर्जी करेंसी है, ओके। ATP की मदद से जो है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो एक चीज़ बताओ, कोई भी अगर आप बहुत एनर्जी लगा रहे हो चीज़, तो वो जल्दी हो जाती है कि नहीं? बताओ मुझे, कोई भी चीज़ अगर जल्दी करो, मतलब एनर्जी लगाओगे बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ जल्दी होगी ना, यानी रैपिड होगी। कैसी? रैपिड होगी। और इस ट्रांसपोर्ट को, अभी मैंने कहा ना, जो स्लाइड चढ़ रहे थे, स्लाइड की जगह हिल मान लो, उल्टा हिल चल रहे हो, नीचे से ऊपर यानी अप हिल जा रहे हो, तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रैपिड होता है, बहुत जल्दी होता है, और अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कम से जो है लो से हाई हम जा रहे हैं। ये किसकी कहानी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कहानी। इतना समझे कि नहीं? अगर ये कहानी आपने समझ ली तो 2 सेकंड में आंसर बता दोगे मुझे। और आंसर में अगेन भूलना नहीं, ये इधर मार्क कर रखा है, इनकरेक्ट आंसर बताना है। तो यानी 3 ऑप्शन सही मिलेंगे आपको। लेट्स रीड द फर्स्ट ऑप्शन। ए, प्रोसेस X हेल्प्स टू मेंटेन concentrations of ions and other substances within living cells। तो X से क्या होता है? X कौन है भाई? अरे X बता दिया ना, अब फिर से बताऊं क्या? फिर से बताऊं क्या? X क्या है? अरे X मैम एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, इतनी सारी आपने जो कहानी सुनाई है ना। फिर पूछ रहे हो रामायण खत्म हो गई, राम कौन?
नहीं ना, पता है कौन है। एक्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिए कहा गया है कि जो सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना आयंस का, उसे मेंटेन करता है, तो बिल्कुल सही बात है। आयन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन्ड रहता है, वही तो बात है ना, आगे पीछे जा रहा है, इधर उधर चीज़ें हो रही हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन आयंस का मेंटेन रहता है, सही बात। आओ ऑप्शन बी पे, प्रोसेस एक्स इज वेरी स्लो एंड कुड अकर इन ऑपोजिट डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। अरे ये तो ऐसा लग रहा है स्लो बोल दिया और मैंने कहा छोड़ दो, मैंने कहा तुम गलत हो बिल्कुल। क्यों? बिकॉज अभी इतने बड़े अक्षरों में हमने देखा रैपिड जल्दी होता है ट्रांसफर किसी चीज़ में, इफ यू आर पुटिंग अप एनर्जी तो रैपिड होता है और अपहिल होता है, और यहाँ लिखा है वेरी स्लो है एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है साइमल्टेनियसली। तो सॉरी, यू आर इनकरेक्ट, तुम स्लो नहीं, तुम फास्ट हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन इनकरेक्ट है मतलब स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बट आंसर करेक्ट है, यही तो देखना था। तो ऑप्शन बी हो गया। सी एक बार चेक कर लो, प्रोसेस एक्स हेल्प्स इन सिलेक्टिव अपटेक ऑफ मटेरियल्स, करेक्ट। Uptake of glucose and some amino acids by some cells occur with the help of process X. Yes, that's very very true, which means option B is the correct answer. Let's move on to question number 4. आ गया समझ? अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ कहानी दिख रही है मुझे, तो चलिए शुरू करते हैं। Pulse polio immunization program was launched with an aim to eradicate polio disease. सही बात। It involves simultaneous administration of polio drops, polio vaccine, वही दो चुटकी सिंदूर नहीं, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की जो डालते हैं पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो वैक्सीन टू द हाई रिस्क पॉपुलेशन ऑन अ सिंगल डे थ्रू आउट द नेशन। व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? ओके, पल्स पोलियो आया तो किधर ले जानी है टाइम मशीन? वाई डू वी फॉल इल? हेल्थ एंड डिजीजेज वाले चैप्टर पे आ जाओ जल्दी से। कैसे आ जाओ? पोलियो की बात है, 2 बूंद जिंदगी की बात है, यानी वो जो ओरल ड्रॉप्स डालते हैं। अच्छा, किसी को ये डाउट होता है कि मैम वैक्सीनेशन तो यूजुअली इंजेक्शन याद आते हैं, डर लगता है, पर ये पोलियो ऐसा क्यों है, ओरली क्यों डालते हैं? तो ऐसा नहीं है, इसकी वैक्सीन भी होती है इंजेक्शन वाली, वो आउटर कंट्रीज़ मोस्टली लाइक यूएस वगैरह में डलते हैं, बट इन इंडिया वी यूज़ ओरल मेथड्स, जो ओरल यानी मुंह से जो डालते हैं ड्रॉप्स, उस तौर पे हम यूज़ करते हैं पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन में इनका पूछने का क्या मतलब है, ये पूछना चाह रहे हैं कि पोलियो वैक्सीन का जो मेन एम था, या ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो सही है। ऑब्जेक्टिव मतलब इस बात में एम क्या था, यानी कोई काम हम कर रहे हैं, जैसे हम क्यों देख रहे हैं ये वीडियो, बिकॉज हमारा एम है 9th स्टैंडर्ड बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना, नेशनल साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना। वैसे ही अगर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन एक प्रोग्राम निकला था, जो नहीं घर घर आके हर बच्चे को 2 बूंद पिला के जाते हैं, तो ये क्यों हुआ? तो ये इसके ऑब्जेक्टिव ज़रा बता दो, चारों पढ़ के। बिल्कुल बताते हैं। ए, to immunize those children who are not earlier immunized or are partially immunized. Of course, उन बच्चों को जिनको पहले वैक्सीनेशन शायद हो चुका हो या हाफ वैक्सीनेशन, क्योंकि ये भी टाइम पे लगता है, तो उनको देने के लिए। सही बात है, पर मेरे स्टूडेंट्स हो तो टिक करके आगे नहीं जाओगे, सारे ऑप्शंस पढ़ोगे। टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड, ये भी तो सही बात है, जो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हो, बिकॉज वी नो वैक्सीनेशन इज़ नॉट अ लाइक 100% प्रिवेंटिव मेथड नहीं है, बट ऐसा है कि हम बच सकते हैं। तो जो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं उनकी थोड़ी और इम्यूनिटी बूस्ट कर दो एज अ बूस्टर, तो सही बात है। अब बोलोगे 2 टिक करके आए, पूरे पढ़ लो, लास्ट में ऑल ऑफ दीज भी है, तो शायद वो हो। टू इराडिकेट द पोलियो कॉजिंग वायरस फ्रॉम द वर्ल्ड, ऑफकोर्स पोलियो वायरस से कॉज होता है। अगर सबकी सोचो, वो हो गई क्या, वैक्सीनेशन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये जो है पोलियो वायरस दुनिया से हट जाएगा। कोशिश तो यही है हमारी, और वैसे भी इन सब ड्राइव से ना काफ़ी केसेस कम हुए हैं पोलियो के। सो विच मीन्स क्लियरली ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही वजहें हैं, तीनों ही मोटिव्स थे किसके, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आइए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कार्बन साइकिल इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन बताना है, पर किसके रिगार्डिंग? साइकिल्स की बात है। कौन सी साइकिल? कार्बन साइकिल। अब वो घर में चलाने वाली साइकिल नहीं, मतलब बाहर जो चलाते हो। साइकिल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ घूम फिर के वापस आ जाए, है ना, ऐसे साइकिल चलती है, तो कोई भी चीज़ घूम फिर के वहाँ वापस आ जाए, दैट इज बेसिकली साइकिल। तो यहाँ पे कार्बन साइकिल की बात है। कार्बन साइकिल हमने देखा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बायो जियो केमिकल साइकिल। बहुत लंबा वर्ड है, अलग अलग से बोला है, बायो जियो केमिकल साइकिल, मीनिंग भी समझाया था। तो कार्बन साइकिल में अब ये पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन ज़रा पढ़ लो पहले, कि इस साइकिल की शुरुआत कैसे होती है और ये ख़त्म कैसे होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन ए, रेस्पिरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप
ऑफ द कार्बन साइकिल एज इट कन्वर्ट्स एबायोटिक कार्बन टू ऑर्गेनिक कार्बन? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेस्पिरेशन, देखो क्यों नहीं, उसका आंसर मैं दूंगी। रेस्पिरेशन पहला स्टेप नहीं होता है कार्बन साइकिल का। थोड़ा याद करिए, थोड़ा जोर डालिए फिर से दिमाग पे। 1 मिनट में देती हूँ जब तक लिखूँ, ठीक है? क्या जोर डालोगे कि कार्बन साइकिल याद करो, जब हमने पढ़ी है कार्बन इनटेक, कार्बन इनटेक जो है सबसे पहले कौन करते हैं? ये हमारे प्यारे जो प्लांट्स हैं उनका काम है। प्लांट्स कौन सी प्रोसेस के लिए? वो भी फोटोसिंथेसिस। अब याद आ गया, जल गई बत्ती दिमाग की कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी क्या? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की ज़रा 2 सेकंड में तो मुझे रिक्वायरमेंट बताओ, क्या क्या होती है? सनलाइट चाहिए, है ना, धूप चाहिए, पानी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? बोलोगे मैम CO2 भी तो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए। ये कंडीशंस नेसेसरी हैं। क्यों नेसेसरी हैं? ताकि जो है प्रोडक्ट में फूड भी बने और ऑक्सीजन जो है ये बाहर छोड़े। तो फर्स्ट स्टेप में ये CO2 देख रहे हो, CO2 क्या है? CO2 का पूरा नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आ तो गया कार्बन। अरे ज़रूरी थोड़ी ना रॉ फॉर्म में आपको कोई कार्बन मिले, आपको ऑक्साइड्स मिलेंगे, मिक्स फॉर्म में मिलेगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में, वही कार्बन की बात है। तो सबसे पहले याद रखना, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है कार्बन साइकिल का, दैट इज फोटोसिंथेसिस। यानी जब प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, तब जो है सबसे पहले कार्बन अंदर आता है। सो फोटोसिंथेसिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। और यहाँ लिखा है रेस्पिरेशन पहला स्टेप है, तो नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एटलीस्ट सम कार्बन is removed from carbon cycle when dead animals and plants becomes fossilized and form fossil fuels। तो अब किसी को अगर पहले ही आंसर पता हो जाए ना तो बहुत हंसी आएगी उसे कि कैसी बात कह रहे हो। इस टॉपिक पे तो हमने पूरा पोल्यूशन पढ़ लिया, पूरा एयर पोल्यूशन पढ़ा है इस टॉपिक पे। क्या टॉपिक है? इधर लिखा है, बोल रहे हैं ऐसा कुछ कार्बन होगा, यानी कुछ ना कुछ कार्बन जो है कार्बन साइकिल से रिमूव हो जाएगा। ध्यान से सुनना, बोल रहे हैं साइकिल से रिमूव यानी हट जाएगा, वो साइकिल में आएगा नहीं। कब? जब अगर कोई भी प्लांट्स एनिमल्स डेड हो जाए, फॉसल बन जाए, या फिर फॉसल फ्यूल। तो याद करिए थोड़ा, फॉसल फ्यूल कहाँ यूज़ होते हैं? जो हमारे फॉसल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल। तो आप ये जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलाते हैं उसके पीछे से धुआं जो निकलता है, कौन सा धुआं निकलता है? CO2 के फॉर्म में निकलता है ना। कंप्लीट कंबस्शन हो तो CO2, या फिर CO भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें ये अक्षर देख रहे हो, अरे कार्बन वापस तो आ गया ना, फॉसल फ्यूल्स में आपने कन्वर्ट किया, एंड देन अगेन इट कम्स बैक टू द एयर इन द फॉर्म ऑफ ईदर CO2 और CO। तो कहीं नहीं जा रहा है हमारा कार्बन, साइकिल में ही है बिल्कुल। विच मीन्स कि दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। कैसी बात कर रहे हो? पूरा एयर पोल्यूशन देखा है हमने, ग्लोबल वार्मिंग देखी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखा है। गलत। आओ ऑप्शन सी पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटर्न कार्बन टू द एबायोटिक एनवायरनमेंट बाय रेस्पिरेशन। तो ये बहुत अच्छी बात कही, अरे बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहे हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कार्बन को एबायोटिक एनवायरनमेंट कुछ नहीं, हवा में बाहर जैसे भी देते हैं, वो किससे देते हैं? कौन से प्रोसेस से? रेस्पिरेशन। तो याद आए तो बोलना यस। देखो प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है तब प्लांट्स इनटेक करते हैं, लेकिन हमें इतना भी पता है कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज द सेम। रेस्पिरेशन में वो भी एक्सेल करते हैं CO2, और रेस्पिरेशन में हम भी एक्सेल यानी ये जो नाक से बाहर निकालते हैं हवा, दैट इज CO2। तो वापस मतलब साइकिल हो रही है और उस फॉर्म में जो है कार्बन हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है। सही बात है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, इनकरेक्ट क्यों है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्ट एज अ मेजर कार्बन सिंक of the carbon cycle due to their ability to liberate carbon dioxide into the environment when trees die and are decomposed। बोलो इतना बड़ा पॉइंट लिखा है पर पॉइंट भी आपने गलत लिखा है। अरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं करते हैं सिंक। सिंकिंग का काम जो है ना, याद रखना, ओशन का होता है। जितने भी बड़े बड़े ओशंस होते हैं ना, ये कार्बन के बहुत बड़े सिंक होते हैं। सिंक मतलब क्या? जो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले। जैसे टाइटैनिक वगैरह शिप्स देखी थी ना, कैसे सिंक हो गई, यानी पानी ने उन्हें ऑब्जॉर्ब कर लिया ओशन ने। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है? सिंक कहाँ होती है? ओशंस में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात यहाँ नहीं है, विच मीन्स समझ गए कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। आ गई हमारी फ्लो चार्ट। मैंने कहा था वेराइटी मिलेगी, अब फ्लो चार्ट की वेराइटी है तो इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज x and y इन द गिवन फ्लो चार्ट।
अब ये फ्लो चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट में भी अगेन आपको कुछ फीचर्स दिए हैं। वाटर पल्यूटेंट लिखा है, मतलब पोल्यूशन की कहानी पे आओ वाटर की। यहाँ पे 3 एरोज हैं, एक है एक्स, एक है फिजिकल, एक है केमिकल। एक्स में एग्जाम्पल दिया है हेलमिंथ, वाई में फिजिकल में वाई लिखा है और केमिकल में DDT। बहुत आसानी का काम है, हमें मत बताओ, फ्लो चार्ट बहुत ईजी है। पल्यूटेंट पहले तो समझ जाओ, फिर आगे बोलना बहुत ईजी है, ठीक है। पल्यूटेंट क्या होते हैं? वो जो पल्यूशन कॉज करें, सिंपल एज दैट। नाउ दे कैन बी ईदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या कोई केमिकल्स हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनसे क्या होता है पल्यूशन कॉज। तो जो भी कोई पल्यूशन कॉज करे उसे क्या कहेंगे? पल्यूटेंट। अब यहाँ कौन से पल्यूटेंट की बात है? अरे सिंपली दिया है वाटर पल्यूटेंट है, पानी के पल्यूटेंट्स। अब उसमें 3 टाइप है। वन मोर थिंग, फ्लो चार्ट से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी देखो, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ ना, एंड तक बिल्कुल ध्यान से सुना करो, क्योंकि क्या कहीं ना कहीं एक हिंट आ जाती है, एक टिप आ जाती है। वो टिप ले लोगे ना अभी, तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा कि मैम ने कहा था और हम याद रख लेते। फ्लो चार्ट्स में क्या होता है, जो भी एक टाइप की लाइन होती है ना, जैसे एक टाइप की लाइन, ये एक ही लाइन पे है, तो इनका फीचर एक ही होता है। फीचर एज इन, जैसे यहाँ दिया वाटर पल्यूटेंट, अब यहाँ लिखा है फिजिकल, यहाँ लिखा है केमिकल। तो फिजिकल केमिकल क्या, ये कुछ टाइप के वाटर पल्यूटेंट्स हैं। एक टाइप है फिजिकल, फिजिकल इन्वायरमेंट में हो सकता है एबायोटिक फैक्टर। एक है केमिकल, कोई टाइप की केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं। तो तीसरा क्या होगा, उसी का कोई टाइप है, फिजिकल टाइप, केमिकल टाइप, तीसरा टाइप क्या है, और उसका एग्जाम्पल हेलमिंथ है। अरे हेलमिंथ क्या है? इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित है ना। हेलमिंथ्स याद आए कि नहीं? वाटर को पल्यूट करते हैं ये। तो हेलमिंथ इज अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग है मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स जो भी आएगा, एक्स इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल पल्यूटेंट। क्लियर हुई कि ये बात? बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ मैं, क्या बोला, एक्स विल बी अ टाइप ऑफ वाटर पल्यूटेंट। अब हेलमिंथ बता दिया, हेलमिंथ मुझे पता है, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, दिस इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल पल्यूटेंट, ठीक है। फिजिकल देख लिया, केमिकल देख लिया, बायोलॉजिकल देख लिया। अब आ जाओ फिजिकल पे, आपको दिया है वाई, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे वाई लिखा है। तो ज़रा इन ऑप्शंस में से देख लेते हैं, वाई के बहुत सारे हो सकते हैं रीजंस। तो देखो, अब एक्स तो हमने पता लगा लिया बायोलॉजिकल है, मतलब ऑप्शन बी या सी में से 2 कोई होंगे, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। ए और डी को तो छोड़ दो ना, इकोलॉजिकल नहीं बायोलॉजिकल है ये। तो अब वाई फर्टिलाइजर होगा या हीट होगी, ये हमें बताना है। तो देखो ध्यान से सुनो, फिजिकल चीज़ बोली मैंने, क्या लिखा है, मैंने तो नहीं बोली, मतलब क्वेश्चन में ही लिखा है फिजिकल लिखा है। अरे फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो हमारा एबायोटिक इन्वायरमेंट है, ए बायोटिक इन्वायरमेंट। फर्टिलाइजर की तो बात ही नहीं है, फर्टिलाइजर्स तो केमिकल्स में आएगा। तो फिजिकल में यहाँ ऑप्शन में क्या लिखा था, हीट, यस, गर्मी, हीट की वजह से जो है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वाटर पल्यूशन। वाटर पल्यूशन होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर पल्यूटेंट, यानी वाई में क्या आ जाएगा, वाई में आ जाएगा हीट। डिफरेंस समझे कि नहीं? फर्टिलाइजर तो केमिकल में आता, विच मीन्स ऑप्शन सी, X is biological and Y is heat is the correct answer. Clear? Let's move on to our next question, question number 7. Okay, fill ups दिया है, fill in the blanks की बात है। आओ, question number 7. The matrix of bone is in the form of thin concentric rings. तो जब bone नाम लिया, पॉज लूंगी मैं, है ना। क्यों पॉज लिया? क्योंकि bone नाम दिया है। अरे तो कहाँ जाना है, bone के पास चले जाओ, पास चले जाओ, मतलब याद कर लो bone को। बोन के लिए हमने पूरी स्टडी करी थी, बोन के सेल्स क्या होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो वहाँ पे इसी के बेस पे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से सुनना, द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इन द फॉर्म ऑफ थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड डैश। मैट्रिक्स हमें पता है क्या होता है, जैसे सेल के अंदर का मैट्रिक्स यानी जो सब्सटेंस रहता है, जिसमें चीज़ें भरी रहती है। जैसे सेल का नॉर्मल मैट्रिक्स हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ द सेल। तो मैट्रिक्स यानी कहाँ, जहाँ जो चीज़ें एम्बेडेड रहती हैं, वो स्ट्रक्चर, वो फ्लूइड फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म बोन का क्या है, दैट इज डैश लिखा है, अभी तो बताया नहीं है। थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स? कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कुछ नहीं होती है, यूं अगर मैं आपको बना के बता दूं ना, एक के ऊपर ऐसे ऐसे, ये आगे से अंदर से ऐसे ऐसे चलती जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। दीज आर टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। इसके लिए अगर 2 सेकंड में अपन आ जाते हैं किस पे, बोन्स के स्ट्रक्चर पे। बोन्स का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो ऐसा हमने देखा था, सर्कुलर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बीच में हम एक कैनाल बनाते हैं,
ये कैनाल है, इसको याद करोगे तो याद आ जाएगी। अभी पहले मुझे बोन का स्ट्रक्चर बनाने दो, यहाँ मुझे सितारे बनाने दो। याद आया कि नहीं? ऐसे स्टार्स बनाए थे। इन स्टार्स का क्या सेंस है, क्या है ये? बिल्कुल एक बार ही मेरी बात मानना, डायग्राम में पूरा आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, अभी पीछे दिखाई, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है ना ये, देखो अभी तो सिर्फ 2 बनाई हैं, बहुत सारी बना सकते हो, आपको सिर्फ डायग्राम समझना है। ओके, हाँ सही है, चलो। और ये जो है हमने मैट्रिक्स भी बना दिया है काफ़ी सारा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल अच्छे से। क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि ये जो बोन सेल का स्ट्रक्चर है, अब इसमें बीच में जो मैंने दिया है दैट इज बेसिकली हेवर्शियन कैनाल। ओके, रिकॉल करते जाओ, हेवर्शियन कैनाल है ये बीच में। अब ये स्टार जो मैंने बनाए हैं, ये स्टार जो मैंने बनाए हैं, ये क्या होते हैं? ये स्पेसेस होते हैं। ये कैसी होती हैं? स्पेसेस रहती हैं। इन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं लैक्यूनी। ध्यान से सुनना, इन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? लैक्यूनी। लेकिन ये स्पेसेस बिल्कुल खाली स्पेस नहीं होती हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? जैसे हमने कहा, अभी तो मैंने आपको बताया बीच में हेवर्शियन कैनाल है, इधर लैक्यूने हैं। अब इन स्पेसेस में जो स्टार वाली स्पेसेस दी हैं, यहाँ पे एक फ्लूइड टाइप का सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। फ्लूइड तो रहता ही है थोड़ा थोड़ा, और कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, वही सेल जिनकी बात की जा रही है, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो वर्ड किससे रिलेट होता है? बोन से। ऑस्टियोलॉजी जो स्टडी करते हैं बोन्स की, बोन से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनका नाम भी यही होता है। तो ऑस्टियोसाइट्स, साइट जहाँ भी लग जाए, CYTES, सेल की बात हो रही है। तो ऑस्टियोसाइट्स जो हैं, इन्हीं लैक्यूनी, ये जो सितारे बनाए हैं मैंने, ये स्पेसेस हैं, इन्हीं लैक्यूनी में बैठे रहते हैं। कौन? ऑस्टियोसाइट्स। इतना फंडा क्लियर हुआ कि नहीं? और ये जो मैंने थोड़े थोड़े डॉट डॉट बनाए हैं, ये बोन का मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? लैमेला। अब कंफ्यूजन कहाँ आ सकता है? मैं समझ रही हूँ, लैक्यूने और लैमेला कभी कभार बहुत सेम लगता है। लैक्यूने और लैमेला सेम लगता है, तो वी टेंड टू फॉरगेट दैट। तो मैं बताती हूँ कैसे याद रख सकते हो। ये जो स्टार है ना, स्टार लैक्यूने और ऑस्टियोसाइट्स को ये साथ में याद रखा करो कि ये जो स्टार हम बनाते हैं स्पेस, ये लैक्यूने होता है। इतना एक चीज़ याद कर लो तो लैमेला याद आ जाएगा, ये मैट्रिक्स होता है। लैक्यूने ये स्टार्स टाइप जो स्पेसेस हैं ऐसे होते हैं, स्टार शेप नहीं होता है एक्चुअली में, बट वो बनता है ऐसे, तो हम ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ये हो गया लैमेला। अब और क्या बचता है हमारा? और हमारा बचता है, हाँ, अब ये जो बोन का सेल है, देखो एक बोन का जो सेल है वो दूसरे से कनेक्टेड तो रहेगा ना, कनेक्शन का काम है। जैसे हमने प्लांट्स में देखा था, मिडिल लैमेला से कनेक्टेड था, वैसे ही यहाँ पे जब एक बोन सेल दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, उस कैनाल को हम कहते हैं कैनालिक्यूली। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। उस कैनाल को हम क्या कहते हैं? कैनालिक्यूली। और ये पूरा जो आपको सिस्टम दिख रहा है ना, इस पूरे सिस्टम का नाम है हेवर्शियन सिस्टम। हेवर्शियन कैनाल बीच में है, ऑस्टियोसाइट्स हैं, लैक्यूने है, लैमेला है, कैनालिक्यूली है, और इस पूरे सिस्टम को मिला के हम क्या कहते हैं? हेवर्शियन सिस्टम। सिर्फ इतना समझना था, एक डायग्राम से पूरे आंसर अब मुझे खुद ही बता दोगे। बिल्कुल, सबसे पहले शायद किसी ने कमेंट भी कर दिया हो कि मैम आंसर हमें आ गया, तो वेरी गुड। देखो अब लेट्स स्टार्ट। द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इन द फॉर्म ऑफ थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड। कौन से थिन कॉन्सेंट्रिक? ये जो रिंग्स बन रही हैं यहाँ पे बताया ना मैट्रिक्स, वो क्या है? दैट इज लैमेला। मतलब फर्स्ट आंसर, ये जो फर्स्ट ब्लैंक है यहाँ पे क्या आएगा? लैमेला। छोटा सा लिख देते हैं अपन, ठीक है, अपन रेड पेन से लिखते हैं। क्या लिखा है? लैमेला। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? बोन सेल्स कॉल्ड डैश आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस। बोन सेल्स का नाम क्या होता है? बोन सेल्स का नाम है ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट्स। ये कहाँ है? फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस में। और उन स्पेस का नाम क्या कहा? ऑस्टियोसाइट्स के साथ याद रखना, लैक्यूने आता ही आता है साथ में टंग के। These fluid filled spaces of the bone communicate with each other. ये कैसे communicate करेंगे? With a network by other network of fine canals. With each other by network of fine canals. और इन कैनाल का नाम क्या है? कैनालिक्यूली। ये हेवर्शियन कैनाल नहीं है भाई, हेवर्शियन कैनाल वो बीच वाला है, याद रखना, ये कैनालिक्यूली है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस टू कंप्लीट। अब सीक्वेंस देख लो ना, यहाँ से मैच कर सकते हो। लैमेला, ऑस्टियोसाइट, लैक्यूनी, कैनालिक्यूली। सो आई कैन सी ऑप्शन बी में लिखा है लैमेला, ऑस्टियोसाइट, लैक्यूनी, कैनालिक्यूली, विच मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. आइडेंटिफाई एक्स, अगेन मिस्टर एक्स आ गया, चलो. आइडेंटिफाई एक्स इन द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट. यानी ये जो देख रहे हो डबल इन्वर्टेड कॉमास में कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसमें से एक्स को आइडेंटिफाई करो और उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताओ. बाएं हाथ का खेल है, हो जाएगा. When soil is completely saturated with water and excess water accumulates around plant roots in the field, the condition is referred to as X. X could damage crops because. तो अब कहानी यहाँ पे दी है आपको सॉइल की. सॉइल में भी सॉइल की एक परेशानी दी है. क्या परेशानी? कि जब सॉइल में सॉइल जो है वाटर के साथ कंप्लीटली सैचुरेट हो जाती है, कंप्लीटली सैचुरेट एंड एक्सेस वाटर अक्यूमुलेट्स. क्या लिखा है? एक्सेस. फिर मैंने बताया था किसी भी चीज़ की अति, किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता. तो एक्सेस वाटर आ गया, यानी क्या? ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर चुका है, वो जा नहीं रहा, एक्यूमुलेट हो गया. जब वाटर एक्यूमुलेट हुआ तो जो हमारी सॉइल है वो सॉल्ट कंटेंट में हाईली कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी और वो अनफिट कंडीशन. देखो कोई भी कंडीशन नॉर्मल से ऊपर नीचे हो तो वो अनफिट हो जाती है. तो यानी पानी भर चुका है, एक्यूमुलेट हो गया है और इस कंडीशन से प्रॉब्लम आ रही है. किसको? अल्टीमेटली जो हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं. तो एक्स कंडीशन क्या होगी इसमें? तो याद करिए, एक्सेस वाटर कंडीशन, जहाँ पानी भर जाता है, वाटर लॉग हो जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज वाटर लॉगिंग. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. एक्सेस वाटर सीधे लिखा है एक्यूमुलेट, यानी भर गया, वाटर लॉग हो गया. तो उस प्रोसेस को, उस फिनोम एक्चुअली कंडीशन को, प्रोसेस तो नहीं, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? वाटर लॉगिंग. अब ये बोल रहे हैं वाटर लॉगिंग कुड डैमेज क्रॉप्स बिकॉज, यानी ये जो वाटर लॉगिंग है वो क्रॉप्स को खराब कैसे करता है? तो बता देते हैं. ऑप्शन ए क्या दिया है? इट रिड्यूसेस एयर स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स. ऑफकोर्स. क्यों? क्योंकि सॉइल है, पानी तो डाल रहे थे पर इतना भर गया तो जो स्पेस होती है सॉइल के बीच में वो बचेगी नहीं. वहाँ कौन आ गया? पानी. मतलब हवा आ रही है अंदर, वो देख रही है, पानी कहता है हाय मैं ऑलरेडी हूँ तो चले जाओ यहाँ से. तो यानी एयर स्पेसेस नहीं होगी, एयर स्पेसेस नहीं होंगी तो एयर एक्सचेंज नहीं होगा एंड दैट विल बी अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द क्रॉप. सेकेंड, इट कट्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू रूट्स, हेंस दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ. कितना सिंपली, ये फर्स्ट ऑप्शन भी इससे ही रिलेटेड है. एयर नहीं आई मतलब क्या? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आएगा. सप्लाई नहीं आएगा तो रूट्स कैसे है प्लांट को पहुंचाएगी और कैसे काम चलेगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होगा भाई? प्लांट्स भी तो लिविंग है, ये भी ब्रीथ करते हैं. तो यानी ये ऑप्शन भी सही है. ऑप्शन सी, इट इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल एंड रिड्यूसेज इट्स फर्टिलिटी. वेरी वेरी ट्रू. क्या बोला मैंने? जब भी वाटर लॉग हो जाता है, फंस जाता है, तो सॉइल में जो है सॉल्ट का कंटेंट अति हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है. तो इससे क्या होता है? सॉइल की जो फर्टिलिटी रहती है, फर्टिलिटी से हमारा मतलब क्या है? फर्टिलिटी यहाँ समझ लो प्लांट ग्रोथ से मतलब है. हमारे सॉइल का यूजेज मेनली किसके लिए है? हम जो पौधे उगा रहे हैं, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं हुई तो प्लांट ग्रोथ नहीं होगी, क्रॉप सही से नहीं बनेगा. फर्टाइल सॉइल एज इन जो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं सही क्वांटिटी में हो. बट इसमें क्या होता है? इसमें तो सॉल्ट ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत आ जाती है. विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. यानी हम लास्ट में क्या आते हैं, क्या कह सकते हैं? दैट फाइनली ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. इन तीनों रीजंस की वजह से जो है क्रॉप्स हमारी डैमेज होती हैं. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Read the given statements and select the option that correctly identifies them as true and false ones. Okay, तो अब क्या करना है? अब आ जाओ बचपन वाले ट्रू एंड फॉल्स जैसे हम सीखते थे. ट्रू एंड फॉल्स बताना है. अच्छा, करना क्या है पूरा आगे बता देती हूँ. यहाँ सेलेक्ट कर लोगे ट्रू एंड फॉल्स क्या क्या है, मार्क कर लेंगे. देन ऑन द नेक्स्ट पेज आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको बस बताना है सीक्वेंस कौन सा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, जो भी ऑप्शन है. ओके, क्लियर? आ जाइए. अब फर्स्ट लाइन क्या कहती है? फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट्स रीड इट. डाउनी माइल्ड्यू इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय फंगी. Chlamydomonas and fucus are unicellular algae, whereas Polysifonia and diatoms are multicellular. Virus contains both DNA and RNA as genetic material. And last is citrus canker is a bacterial disease that is highly contagious. Okay, first start करते हैं डाउनी माइल्ड्यू. डाउनी माइल्ड्यू जो प्लांट्स में होती है वो किसकी वजह से होती है? एक फंगस, फंगी किंगडम याद आ रहा है? किंगडम फंगी. तो उसी में से एक फंगस की वजह से प्लांट्स में एक कंडीशन होती है दैट इज नोन एज डाउनी माइल्ड्यू. तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यही लाइन बताई मैंने. नेक्स्ट आ जाओ. करेक्ट है. अच्छा, टिक करने के बजाय अपन टी लिख देते हैं, चलेगा? चलो यहाँ लिख देते हैं. या तो 1 2
3 4 कितने स्टार 4 स्टेटमेंट है आई गेस, यस बिल्कुल 4 हैं, सही है। तो पहला वाला तो ट्रू है, अरे ये टी है, हाँ पहला वाला ट्रू है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड स्टेटमेंट। क्लैमिडोमोनास एंड फ्यूकस आर यूनिसेलुलर एल्गी वेराज पॉलीसिफोनिया एंड डायटम्स आर मल्टीसेलुलर। अगर जल्दी में पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा पर मैंने कंसंट्रेशन रखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ उल्टी दे दी है। इन्होंने लिखा है क्लैमिडोमोनास एंड फ्यूकस आर यूनिसेलुलर, हटा दो फ्यूकस को। क्लैमिडोमोनास एंड डायटम्स ये दोनों होते हैं यूनिसेलुलर, एक सेल वाले, ये दोनों होते हैं यूनिसेलुलर। ऑन द अदर हैंड जो फ्यूकस है और पॉलीसिफोनिया है ये होते हैं मल्टीसेलुलर। तो एक एक वर्ड जो है इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं क्या कह रही हूँ, क्लैमिडोमोनास जो यहाँ दिया है और डायटम्स जो यहाँ दिया है ये दोनों होते हैं यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले। बट ऑन द अदर हैंड फ्यूकस एंड पॉलीसिफोनिया ये दोनों होते हैं मल्टीसेलुलर, मोर देन वन सेल वाले। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, गलत बात कह दी, यानी ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, फॉल्स है। ओके समझ आई बात? आओ स्टेटमेंट 3 पे। वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। बोथ नहीं आता, देखो अगेन इंग्लिश थोड़ा हमको अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी इसमें। बोथ की जगह अगर ईदर आता, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर ऐसा ही सेम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, दिखता है सेम सेम, तो उस पर ऐसे लगा के आ जाओगे। अरे अगर बोथ की जगह ईदर लिखा हो तो सही है ये बात। ईदर यानी या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, अरे दोनों साथ में नहीं मिलेंगे आपको। क्या बोला? या फिर डीएनए होगा या तो एक जगह डीएनए होगा या एक जगह आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो बोथ लिखा है यहाँ पे, तो बोथ तो गलत बात है, विच मीन्स ऑप्शन स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 3 भी फॉल्स है। आ जाओ स्टेटमेंट 4 पे। सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट इज हाईली कंटेजियस। सही बात है, सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया से होता है डिजीज, मेनली कहाँ, नाम में ही दिया है सिट्रस। सिट्रस जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें मेनली ये डिजीज होता है बैक्टीरिया के कारण। और उस डिजीज में देखोगे जो सिट्रस के फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें लीशियंस टाइप आ जाते हैं, ऐसे लीशियन। अब फोटो में देखोगे सर्च करके तो समझ आएगा, लीशियंस टाइप आते हैं सिट्रस कैंकर। ओके, तो ये बात तो चलो सही कह दी, मतलब 2 बात सही कही हैं, 2 बात गलत कही हैं। तो ऐसा ऑप्शन देखना नेक्स्ट पे, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। लेट्स सी, तो यहाँ 2 जगह तो ट्रू है, ट्रू फॉल्स ट्रू नहीं, ये सही नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, सेम पैटर्न है ना, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? अब आए क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली, विच ऑफ द अबव स्पीशीज हैव बीन इनकरेक्टली प्लेस्ड। हमें क्या बताना है, गलत जगह पे कौन सी स्पीशी प्लेस्ड है। अगेन ये जो है स्पीशीज़ आई हैं जो हमने देखी हैं, कुछ स्पीशीज़ हमारे यहाँ की जो इंडेंजर्ड हैं, कुछ वल्नरेबल हैं, कुछ एक्सटेंट हो गई हैं, उन्हीं का फ्लो चार्ट दिया है। ये IUCN की रेड लिस्ट निकली है। अब इस रेड लिस्ट में हमें सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा जो है इनकरेक्ट जगह पे रख दिया है। देखो पहला क्या दिया है, पहला दिया है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, दूसरा है वल्नरेबल स्पीशीज़, थर्ड इज़ नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज़, यानी थ्रेट के नियर ही हैं ये, एंड लास्ट इज एक्सटेंट, गायब हो चुकी हैं ये स्पीशीज़। इन चारों में से यहाँ 2-2 आपको नाम दे दिए गए हैं। हमें बताना है कि इन जो नाम दिए हैं इनमें से क्या कोई गलत जगह पे प्लेस कर दिया, मतलब लिस्ट बना रहे थे पर बोला गलत जगह प्लेस हो गए 2, कुछ भी 2 तो नहीं, एक्चुअली कितने भी प्लेस हो सकते हैं, तो वो आपको चेक करना है और चेक करके यहाँ बताना है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ कितने ऑप्शन है, 2, 3, 4, कितने भी गलत हो सकते हैं। सो लेट्स सी, इंडेंजर्ड स्पीशीज लायन टेल्ड मैकई एंड गीज गोल्डन लैंगर, दिस इज एन इंडेंजर्ड स्पीशी। तो बिल्कुल सही बात है, लायन टेल्ड मैकई है एंड गीज गोल्डन लैंगूर, सो ये दोनों आते हैं हमारे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में। मतलब अच्छा बोलोगे मैम ये वाला क्वेश्चन करना कैसे है, तो इसके लिए तो जो आपको है लिस्ट याद रखनी होगी, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड एंड एक्सटेंट। बहुत लंबी लिस्ट नहीं, मतलब लिस्ट तो होती है बट हमारे हिसाब से जो है ना, हमारे करिकुलम के हिसाब से जो जनरल वाली लिस्ट है आप वो याद कर लेना, एग्जाम्पल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ वल्नरेबल स्पीशीज़ पे। वल्नरेबल स्पीशी में दिया है स्नो लेपर्ड, वल्नरेबल स्पीशी में दिया है स्नो लेपर्ड, एंड फोर्थ दिया है पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन जो है हमारी नहीं, पैसेंजर पिजन वल्नरेबल में नहीं आती है, इट इज़ नॉट अ वल्नरेबल स्पीशी। पैसेंजर पिजन जो है दैट इज़ बेसिकली एन एक्सटेंट स्पीशी, ये जा चुकी है, बाय बाय हो गया है इनका, ये अब नहीं दिखेंगी आपको। तो विच मीन्स फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बताना है सिर्फ, वही लिखूंगी मैं, है ना। तो अभी तक तो फोर्थ इनकरेक्ट मिला, एक तो पैसेंजर पिजन हो गया,
नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है एशियाटिक वाइल्ड एस, हाँ ये नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं। और सिक्स्थ है इंडियन राइनोसिरोस। इंडियन राइनोसिरोस, इंडियन राइनोसिरोस आई थिंक ये जो है हमारी, ये है हमारी वल्नरेबल स्पीशी। इंडियन राइनोसिरोस नियर थ्रेटेंड स्पीशी नहीं है, यानी सिक्स्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ओके, लेट्स कम टू एक्सटेंट स्पीशीज़। एक्सटेंट में डोडो है और गोल्डन टोड है, नहीं ये दोनों सही हैं। डोडो और गोल्डन टोड दोनों ही कैसी स्पीशीज़ हैं, ये दोनों हैं एक्सटेंट स्पीशीज़। क्लियर है कि नहीं? तो बस अब क्या काम है, इसको देख लो और बता दो। सिर्फ दो ही तो हैं गलत ऑप्शन, 4 and 6। तो क्लियरली इन द फर्स्ट ऑप्शन ए इट सेट्स 4 and 6 ओनली, यानी 4 और 6 गलत जगह प्लेस किए गए हैं। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। आइडेंटिफाई सेल ऑर्गेनल्स L and M and select the correct option related to their function in a cell। अब किसका क्वेश्चन है? नाउ वी हैव द क्वेश्चन रिलेटेड टू डायग्राम। डायग्राम की स्टडी, अब उसी में बताया है सेल का ही होगा, और इस सेल को फंक्शन करने में L और M का कुछ बोलते हैं ना, जो है योगदान दिया है इन्होंने, तो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो। तो पहले ज़रा 2 मिनट में इधर आ जाओ। इधर क्यों आ जाओ? बिकॉज इधर डायग्राम स्टडी किया है तो आंसर भी आ जाएगा। L और M की कहानी है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर देखो, और ये तो मुझे ना बहुत ही सेल बड़ा दिख रहा है, सेल तो बड़ा है ही, और यहाँ पे ये इतनी बड़ी चीज़, मतलब ऐसे कौन से सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस को कहते हैं भैया तुम साइड हो जाओ, मैं आऊँगा तुम साइड हो जाओ। वो एम से जो आ रहा है इतनी बड़ी चीज़, याद करो ये क्या है, वैक्यूल है कि नहीं? टीचर याद आया? प्लांट सेल्स में वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो न्यूक्लियस को ऐसे साइड में खसका देता है। होता है ना, कभी कभी कोई हेल्दी इंसान बैठता है और एक कोई पतला सा बैठा होगा जैसे मेरे जैसा, तो जगह ही नहीं मिलेगी, तो ऐसे न्यूक्लियस को उन्होंने साइड कर दिया। तो एम तो वैक्यूल है, इतनी डील डन है। ओके, अब एल देखो, एल का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे हमें फेसेस दिख रहे हैं सिस और ट्रांस, और यहाँ छोटे छोटे वेसिकल्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर वेसिकल्स जब मैंने कह दिया सिस ट्रांस फेस कहा है, तो याद करो वो कौन है? वो ऑर्गेनल है हमारी गोल्जी। गोल्जी अपैरेटस कह लो, गोल्जी बॉडी कह लो, या गोल्जी ही कह लो। ये साइंटिस्ट के नाम के बाद ही पढ़िए, साइंटिस्ट गोल्जी थे तो उन्हीं के नाम पे इस ऑर्गेनल का नाम है। क्लियर? तो मतलब एल और एम तो मैम ये तो डायग्राम देख के ही बता दिया। अब व्हेन यू नो एल इज गोल्जी एंड एम इज वैक्यूल, सो आई होप इनके जो फीचर्स दिए हैं, कुछ एल के फीचर्स दिए हैं, फीचर्स यानी फंक्शंस दिए हैं यहाँ पे, और एम के, हमें बस बताना है कौन से ऑप्शन के फीचर्स करेक्ट बैठते हैं। ओके, 2 मिनट का काम है। ऑप्शन ए सेज फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। एल क्या करता है? लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन। एल क्या है? गोल्जी है। तो ये बात ज़रा इधर आके सुनिए, गोल्जी बॉडी जो होती है ना, गोल्जी बॉडी का एक काम तो हमें पता है क्या होता है, मॉडिफिकेशन करना या पैकेजिंग करना। किसकी पैकेजिंग? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स? जो आते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एक काम तो ये था, मतलब प्रोटीन आ रहे हैं उनको बढ़िया पैक वैक करके मॉडिफाई करके भेजते हैं। दूसरा काम फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। यस, गोल्जी बॉडी से कैसे होता है तो सुनो, गोल्जी बॉडी में जो क्या प्रेजेंट रहते हैं हमारे वेसिकल्स। अभी ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाए ना, वेसिकल्स, ये जब फ्यूज करते हैं किसके साथ? एंडोसोम्स के साथ, तो ये बना देते हैं स्ट्रक्चर्स नोन एज लाइजोसोम। लाइजोसोम का एक और नाम है, याद करो, लाइजोसोम्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इन्हें सुसाइडल बैग्स। यस, इनका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था? सुसाइडल बैग। बिल्कुल, मतलब इनका सुसाइड से है। कैसे? तो क्या होता है, कभी कभार, वैसे तो लाइजोसोम्स में क्या कचरा डालो, आप कचरा डालो एज इन कोई भी कचरे वाली चीज़ हो सेल में, तो कचरा भी तो जाना चाहिए, घूमता रहेगा क्या? तो ये बैग कहते हैं चलो मैं डस्टबिन बन जाता हूँ, मैं बैग बनता हूँ, मैं जो है कचरा ले लेता हूँ। कभी कभार क्या होता है, ये ऐसे हो जाते हैं कि ये खुद के सेल को ही खा जाते हैं, खुद के सेल को, यानी सेल में कोई प्रॉब्लम आई, कुछ खराबी आई तो कहते हैं तुम तो खराब हो गए, यानी तुम पूरे वेस्ट हो। तो ये अपने आप को ही, यानी अपने पूरे सेल को खा जाते हैं, तभी इन्हें कहते हैं हम सुसाइडल बैग। तो इतना समझे, गोल्जी बॉडी से फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम होता है। कैसे होता है वो भी बता दिया। जो वेसिकल्स होते हैं गोल्जी के, वो फ्यूज करते हैं एंडोसोम्स के साथ और बना देते हैं लाइजोसोम। तो ये पहली बात तो सही हुई, पर आप ऑप्शन को टिक नहीं कर पाओगे, अभी होल्ड करना होगा, क्योंकि एम की बात भी सही हुई। ये पूरा एक है ऑप्शन ए। ओके, ये पूरा एक है ऑप्शन ए, तो एम की बात भी सही होनी चाहिए। एम इज वैक्यूल। अब यहाँ लिखा है मेंटेनेंस ऑफ सेल टर्जर।
अब ये टर्गर टर्जर जैसे बोलो वो क्या है, तो देखो वैक्यूल का मेन काम क्या होता है, वैक्यूल का मेन काम जो है दैट इज बेसिकली वाटर से रिलेटेड, यानी वाटर स्टोर करके रखता है ये वाटर सोल, दैट इज जो सेल सैप रहता है इसका, सेल सैप मदद किस में करता है, ये सेल को टर्जिडिटी देता है। टर्जिडिटी यानी क्या, जो सेल का टर्गर है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर सुना है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसे कंट्रोल में रखता है, उसे मेंटेन करके रखता है कौन, वैक्यूल। यानी ये जो सेल है, जिस सेल में वैक्यूल प्रेजेंट रहता है उसे टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि ये वाटर स्टोर करके रखता है, सेल का जो सैप होता है। विच मीन्स अगर ये कहानी से समझ पा रहे हो तो पहला ऑप्शन ही, मतलब बहुत खुशी हुई मैम पहला ऑप्शन सही मिलता है, तो आगे ना ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो सही बात है, एल जो है गोल्जी बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स फंक्शन है इनका एक, और एम जो है हमारा वैक्यूल, इसका फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ सेल टर्गर, विच मीन्स ऑप्शन ए इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। मैचिंग करनी है, बहुत सिंपल काम है, मज़ेदार काम है। मैचिंग करो और यहाँ पे आपको कोड्स दिए हैं, बस बता दो, तो अपन जो है पूरी कहानी इधर ही ख़त्म कर लेंगे और आगे बस मैच करना। ओके, कॉलम 1 दिया है, कॉलम 1 में आई कैन सी यहाँ पे कुछ हमें ग्लैंड्स दिए गए हैं। ओके, कुछ ग्लैंड्स दिए गए हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। और कॉलम 2 पे आई कैन ऑब्जर्व, कॉलम 2 पे जो है इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिए हैं कुछ फंक्शंस। क्लियर है? कॉलम 1 पे ग्लैंड्स दिए हैं, ग्लैंड्स दिए हैं, स्ट्रक्चर्स दिए हैं, और सेकंड पे क्या दिया है, इनके फंक्शंस। आते हैं देखते हैं। पहला दिया है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या है? पिट्यूटरी मैम बोलोगी एक टाइप का ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका काम क्या होता है? इसका काम देखो, इसका काम ये है, बाकी सब क्या कर रहे हैं वो देखने का काम। जैसे घर में कोई बड़ा नहीं होता है, जो थोड़े ओल्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आराम से बैठते हैं और वो देख रहे हैं कि बाकी सब लोग क्या काम कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ ऑफ अदर ग्लैंड्स, यानी बाकी जो ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी या उनके काम को मेंटेन करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ऑप्शन 3 हो गया पी से करेक्ट। समझे कि नहीं? पिट्यूटरी ग्लैंड कौन है? वो घर का बड़ा इंसान, जो खुद तो खैर कुछ काम करेंगे नहीं, मतलब नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ऐसे बोलेंगे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह तो काम करते हैं, बट स्टिल ऐसे होता है ना कोई फंक्शन हो तो उनको बैठा देते हैं एक जगह पे, आप बैठ जाओ और आप बस देखो कि क्या काम वाम सब सही हो रहा है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बुजुर्ग हैं हमारे, ये क्या करते हैं, बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पहला पी है, पी का ऑप्शन 3 है करेक्ट। यहाँ एक जगह लिखते जाएंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी की कहानी तो हो गई। नेक्स्ट आओ क्यू पे। क्यू क्या है? क्यू इज एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड, मुझे ये ग्लैंड्स अच्छे क्यों लगता है, बिकॉज जैसे ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनका नाम भी इसी से आता है, याद करने में आसानी। तो एड्रेनलिन सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का काम कब आता है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जब बॉडी में स्ट्रेस हो। अब स्ट्रेस का मतलब ये नहीं सर दर्द पड़ने का स्ट्रेस, स्ट्रेस इन द सेंस कि डिजीजेस भी हो सकते हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं। तो उस टाइम में लड़ने के लिए, अब देखो कोई लड़ाई हो गई तो ऐसा तो नहीं आप कुछ सुलझ पाए, आपको क्या चाहिए, आपको शक्ति चाहिए कि यार मैं लड़ पाऊँ। तो ये क्या करते हैं, ये ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है, इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू फाइट, लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। विच मीन्स क्यू जो है हमारा, क्यू हो गया ऑप्शन नंबर 4। ओके, एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी देख लिया। अब आ जाओ तीसरा। तीसरा क्या है? ओवरी। बोलो मैम इसकी आगे बात ही मत बताओ, ओवरी नाम सुनते ही हम समझ गए। इसका काम क्या है? जो सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उन्हें कंट्रोल करना, ओके, एंड रिलेटिवली हार्मोन्स जो है रिलीज करना। तो ओवरी इज आर, आ गया 1। और बोलोगे लास्ट वाला तो यही होगा, पर लास्ट वाले का फंक्शन हमें पता है ना, मेटाबॉलिक जो रेट है उससे कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। कौन? हमारा थायराइड। सेकेंड ऑप्शन है। क्लियर? तो ये काम क्या था, हमने पी क्यू आर एस यहाँ लिख दिया। अब बस आगे आ जाओ, इतना सा काम है, ये अपन लिखे रहने देंगे, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें आइडेंटिफाई करना है 3, 4, 1 और 2 का सीक्वेंस। इतना तो कर सकते हो काम। 3, 4, 1 एंड 2। लेट्स सी, 3, 4, 1 एंड 2। ऑप्शन सी में क्लियरली दिया है 3, 4, 1 एंड 2, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा अलग क्वेश्चन आया है, मज़ा आएगा, ग्राफ वाली बात है। 2 different fields X and Y were treated with 2 different substances to increase crop yield.
टू टू कितनी बार आ गया यहाँ पे। अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स वाज ऑब्जर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एज शोन इन द गिवन ग्राफ। यानी ग्राफ वाले क्वेश्चन है, तो कोई बच्चा ये आगे नहीं गए कि मैम हमने तो मैथ्स नहीं पढ़ा है, ग्राफ कैसे होगा। अरे बहुत ईजी क्वेश्चन, सिर्फ आपकी थ्योरी पे बेस्ड है, कुछ नहीं है, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। ये ग्राफ देखना और बस हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन, भूल मत जाना और मैं भी ना भूलूं कि गलत वाला आंसर बताना है हमें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन या स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब्सटेंसेस अप्लाइड इन बोथ फील्ड्स एक्स एंड वाई। तो फील्ड की बात है, सॉइल की बात है, तो आ जाओ सॉइल वाली जगह पे जो है अपनी टाइम मशीन ले जाओ, कहाँ, सॉइल पे। अब यहाँ आपको दो फील्ड्स दिख रहे हैं, कौन से दो फील्ड हैं, एक जो दिया गया है ऊपर दैट इज फील्ड एक्स, ऊपर लिखा है ना फील्ड एक्स, और ये नीचे वाला है फील्ड वाई। उससे पहले 2 सेकंड में ना ग्राफ समझ लेते हैं, ऑल द मैथ्स की क्लास नहीं है बट कोई बात नहीं। ग्राफ में जो आप एक्सिस देखते हो अभी के लिए यहाँ क्या दिख रही हैं, दो एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली जा रही है, वाई एक्सिस वर्टिकल जा रही है। एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, टाइम दिया है, टाइम दिया है, यानी बढ़ते वक्त के साथ बोल रहे हैं, जैसे जैसे टाइम जा रहा है बढ़ रहा है वैसे ही अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन सॉइल बढ़ रहा है इस साइड पे। तो अब ध्यान दो, धीरे धीरे ध्यान दो, पहले जो है ये पोजीशन होगी नीचे वाली, इसको हम 1 मानते हैं, सिर्फ पोजीशन समझो, अभी ये 2 है। क्योंकि ग्राफ्स क्या होते हैं कभी कभार कंफ्यूजिंग होते हैं, हाँ मेरे लिए भी होते थे पहले क्योंकि समझ नहीं आता था, बट अब जब ऐसे कॉन्सेप्ट लगा के करोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑफकोर्स ये नीचे वाली जगह है तो ये कम होगा और ये ज़्यादा। अब फील्ड एक्स में क्या कहानी हो रही है, देखो फील्ड एक्स में पहले जो है, फील्ड एक्स में पहले जो है अमाउंट ह्यूमस का कम था, इतना दिख रहा है कि नहीं, 1 और 1 2 से कम होता है ना, ये बात तो नहीं बतानी पड़ेगी। तो यानी पहले जो है अमाउंट कम था ह्यूमस का, नीचे था, बट देखो धीरे धीरे वक्त के साथ, जैसे बोलते हैं ना वक्त के साथ हमने इम्प्रूव कर लिया, तो वक्त के साथ क्या होता गया, ये देखो ये आगे जाके अरे ये तो और भी ऊपर पहुंच गया, ये तो और भी ऊपर पहुंच गया। यानी ह्यूमस कंटेंट पहले शायद कम था पर धीरे 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 बढ़ के बढ़ते वो चला गया ऊपर, किस में, एक्स फील्ड में। बट वाई फील्ड की कहानी देखो, इसका तो डिग्रेडेशन हुआ है, इसकी बैंड बजी है, क्यों, ये पहले तो ठीक है 2 नंबर पे था, 3 पे जाने से छोड़ो, 2 पे रहने का भी छोड़ो, ये तो 1 से भी नीचे चला गया भैया, ये तो नीचे, ये देखो ये पोजीशन आ गई। बढ़ते वक्त के साथ वाई फील्ड का ह्यूमस कंटेंट कम होता गया। अरे वो भी डर गए, कौन, हमारे फार्मर्स डर गए, क्या हुआ, ये मतलब पहले तो इसका इतना कम था बढ़ गया और इसका तो ज़्यादा था ये कम हो गया। ये कौन सी कहानी हो गई, तो इस कहानी में ज़रा याद करो, किन दो को याद करोगे आप, एक याद करो मैन्योर्स को, एक याद करो फर्टिलाइज़र को। याद आ गए, बोलो बिल्कुल आ गए। अब देखो मैन्योर्स मैंने बताया है, मैन्योर्स होते हैं ऑर्गेनिक, इतना याद है कि नहीं, ऑर्गेनिक होते हैं यानी नेचर फ्रेंडली होते हैं, ये केमिकल से नहीं बने हैं। नेचुरली जो हमारे एनिमल एक्सक्रीटा है, डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट्स हैं, स्ट्रॉज हैं, प्लांट्स के जो भी वेस्ट हैं, जिन सब से मिलके बनता है मैन्योर। अरे ये सब ऑर्गेनिक है ना, इसमें थोड़ी ना केमिकल डाला है हमने। तो ऑर्गेनिक चीज़ों में होता क्या है, मिक्सचर है, अनइवन है, तो एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्या बोला, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं ओलंपियाड, तो एब्जॉर्ब करने में हमको थोड़ा टाइम लग रहा है, पर जो है धीरे धीरे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। मतलब एब्जॉर्ब में टाइम लग रहा है पर धीरे धीरे ह्यूमस कंटेंट बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इट वॉज एन ऑर्गेनिक थिंग, ऑर्गेनिक चीज़ थी, तो न्यूट्रिएंट्स निकलते गए। ऑन दी अदर हैंड फर्टिलाइजर जब हमने यूज़ किया, फर्टिलाइजर कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्रीज में बनते हैं, केमिकल्स से बनते हैं। हाँ इनका ज़रूर डिफाइंड अमाउंट होता है, बट इनकी वजह से क्या होता है, एक्सेस फर्टिलाइजर डालने से, वो कहता है ना जो अपन ऐसे चीज़ें करते हैं जो शुरुआत में तो बहुत अच्छी दिखती हो, है ना, स्टार्टिंग में लग रहा है अरे वाह फर्टिलाइजर डाले अच्छी चीज़ हो गई, अच्छी चीज़ हो गई। जैसे हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं ना स्किन वगैरह पे, हेयर पे, बहुत करते हैं आजकल लोग, तो उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके बाद थोड़े महीनों के बाद जो वाट लगती है, तो वही वाट यहाँ लग गई, किसकी, फर्टिलाइज़र यूज़ करने पे फार्मर्स की। देखो फर्टिलाइज़र यूज़ करने पे इनिशियली तो है बहुत बढ़िया दिख रहा था, हाँ ह्यूमस कंटेंट, बट धीरे धीरे बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, तो धीरे धीरे फिर इनके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट दिखे, जो सॉइल का ह्यूमस कंटेंट है कम होता गया, दैट इज जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम होती गई। तो शुरुआती टाइम में ज़्यादा थी बट फिर वो जो है कम होती गई। तो अब हमें क्या करना है, इतना समझना है कि एक्स यहाँ पे क्या है, मैन्योर वाला फील्ड है, वो फील्ड जिसमें मैन्योर डाला गया हो,
और वाई वो फील्ड है जिसमें फर्टिलाइजर। इतना समझे हो तो बोलो यस, इतना समझ गए। तो अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ध्यान से सुनना, गलत स्टेटमेंट बताना है, तो 3 सही होंगे। अब देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, सब्सटेंस अप्लाइड इन फील्ड एक्स रिमूव्स जनरल डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल whereas the one applied in field y provides only specific essential nutrients to the soil। सही बात है। x यानी क्या है, मैन्योर है। मैन्योर मैंने कहा स्पेसिफिक नहीं होता, यानी सारे वेस्ट मिले हुए हैं तो थोड़ा अनइवन होता है, कुछ भी स्पेसिफिक आपको नहीं पता कि इसमें ये वाला न्यूट्रिशन ज़्यादा है या कम। बेसिक एक बोलते हैं ना, जनरल डेफिशिएंसी पूरी करता है। ऑन दी अदर हैंड फर्टिलाइजर्स आर केमिकली मेड, सो इफ़ यू वांट कि आपका नाइट्रोजन की कमी है, फॉस्फोरस की, ऐसे अलग से लिखा हुआ आता है उस पर कि इतनी क्वांटिटी में नाइट्रोजन है, तो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करता है। सो दिस इज करेक्ट। आगे आ जाओ ऑप्शन बी, सब्सटेंस अप्लाइड इन फील्ड एक्स इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाय द क्रॉप प्लांट्स whereas that applied in field y is absorbed slowly। नहीं, बोलते बोलते ही ना ऐसा होता है मेरा, नहीं गलत बात है। क्यों, अभी तो बोला मैन्योर से, अरे ग्राफ ही देख लो, ग्राफ पे क्या दिया है, जो मैन्योर है एक्स है, तो मैन्योर क्या हो रहा है, रेडिली एब्जॉर्ब यानी जल्दी से एब्जॉर्ब हुआ नहीं। वो ग्राफ क्या है, पहले कम था, पहले धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुआ, धीरे 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 होते हुए ऐसे गया था ग्राफ, धीरे धीरे, जैसे नहीं प्लेन ऐसे अभी चल रहा है, फिर जो है वो टेक ऑफ करता है। तो क्या होता है उसमें, यानी कि क्या है, यानी मैन्योर्स जो हैं स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं और ह्यूमस कंटेंट बढ़ाते हैं। ऑन द अदर हैंड फर्टिलाइजर रेडिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट जो है लेटर ऑन सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देते हैं। तो विच मीन्स ऑप्शन जो है हमारा बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, पर हमारा आंसर यही है बिकॉज हमें यही तो बताना था। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। Identify M to P in the given flow chart and select the correct statement regarding them। M to P यानी अब अगेन आ गया ये फ्लो चार्ट, इसमें आपको 4 वेरिएबल्स दिए हैं M and OP, आपको बस बताना है ये क्या है और इनके बेसिस पे क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस है, बहुत सिंपल है। लेट्स सी, फ्लो चार्ट दिया है किंगडम एनिमेलिया, तो कहाँ जाएगी टाइम मशीन, एनिमल किंगडम पे जाएगी। उसमें भी क्या दिया है, यहाँ गए टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, कूल। अब यहाँ डिफरेंशिएटेड है, फर्स्ट वाले में लिखा है रेडियल सिमेट्री और एसीलोमेट, 2 फीचर दे दिया। ऐसा कोई एनिमल किंगडम का फाइलम जिसमें सिमेट्री कैसी हो, रेडियल, 2 टाइप की सिमेट्री देखी थी। रेडियल में क्या होता है, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन शो सिमेट्री विथ मोर देन 1 एक्सिस, एक से ज़्यादा एक्सिस में सिमेट्री शो करे, दैट इज रेडियल सिमेट्री। और एसीलोमेट यानी सीलम, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं हो, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो दिमाग लगाओ, दिमाग लग गया तो जल्दी से बताओ आंसर। एम होगा हमारा सीलंट्रेटा, अरे मानते हो ना सीलंट्रेटा होगा, क्यों, सीलंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री होती है और एसीलोमेट होता है। नेक्स्ट आ जाओ नीचे से शुरू होती है बायोलेटरल सिमेट्री, मतलब एक ही एक्सिस में काटोगे तो सिमेट्री दिखेगी। तो बायोलेटरल सिमेट्री में पहला दिया एसीलोमेट, तो ऐसा कोई जिसमें सीलम तो नहीं है पर बायोलेटरल है, जस्ट सीलंट्रेटा के बाद आता है यहाँ पे प्लैटीहेलमिंथस। ओके, प्लैटीहेलमिंथस जो हमारे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं ये आएंगे। नेक्स्ट आ जाओ ओ पे स्यूडोसीलमेट, बोलो आगे बोलना ही नहीं मैम, पहले ही नाम लिख दो, बिकॉज ये इकलौते हैं जो स्यूडोसीलम रखते हैं, फॉल्स सीलम। एस्केलमिंथस कहते हैं इन्हें, या फिर नेमेटोड्स भी कहा जाता है, जो हमारे राउंड वर्म्स होते हैं। एंड पी होगा सीलमेट, तो पी में सीलमेट अब याद रखो एक नहीं होगा, यहाँ से जो शुरू होंगे यानी एनालिड से लेके, एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक, कितने भी, अब ऑप्शन में जो पूछे आंसर बता देना, एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक जहां तक जाएंगे वो आंसर होगा। ओके, तो लेट्स चेक दी ऑप्शन। लिखा है करेक्ट ऑप्शन ही बताना है ना, हाँ चलो। M could be obelia whereas N could be साइकन, M could be obelia whereas N could be साइकन, गलत चीज बोल रहे हो। M obelia कैसे है, M तो सीलंट्रेटा की बात है, और N साइकन कैसे है, सॉरी बाय, साइकन याद आ रहा है क्या है, स्पॉन्ज होता है कि नहीं, तो ये स्पॉन्ज थोड़ी ना है, फ्लैट वर्म थोड़ी ना है। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन बी, N could be fasciola whereas O could be एंसाइलोस्टोमा। देखते हैं, N could be fasciola प्लैटीहेलमिंथस, बिल्कुल सही बात है, फैसियोला जो हमारा लिवर फ्लूक होता है, तो ये तो सही है। O देख लेते हैं, O होगा एंसाइलोस्टोमा, O एस्केलमिंथस है, वेरी करेक्ट। एंसाइलोस्टोमा होगा, एंसाइलोस्टोमा का कॉमन नाम क्या है, हुकवॉर्म। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी पहले ही मिल गया हमें हमारा ऑप्शन दूसरा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक,
वेरी वेरी क्लियर। अच्छा बाकी गलत क्यों है ये भी देख ही लो, फिर बोलोगे मैम बताया नहीं। एम कुड बी फेरिटीमा, एम क्या है सीलेंट्रेटा, अरे फेरिटीमा कहाँ पे आता है, अर्थवॉर्म है ना, नीचे आएगा ये तो एनालिडा में, तो गलत है। पी कुड बी टीनिया, पी कुड बी एनालिडा, टीनिया थोड़ी ना है, टीनिया सोलियम फ्लैट वॉर्म होता है, तो ये भी नहीं है। ओके क्लियर हुआ। चलो आ जाओ, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, ख़त्म ही हो गया, चलो मुझे लगा और क्वेश्चन है। सो दिस वॉज अवर वीडियो ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने ईयर देखा, कौन सा ईयर देखा, 2018। तब तक क्या करो, वेबसाइट पे जाओ www.magnetbrains.com पे, सभी कोर्सेज के से लेके 12 तक बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ओलंपियाड कॉम्पिटिटिव, ओलंपियाड पे जाओगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। क्लास 9 नेशनल साइंस ओलंपियाड बायोलॉजी की तैयारी जल्दी से शुरू कर दो, अगर नहीं करी है तो। सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ऐसा नहीं है एक दो वीडियो देखोगे और बोलेंगे कि कोई चार्ज, तो कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। कमेंट में होमवर्क जो पूछा है वो बताना। लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।